जैसे ही मैंने आंखें खोली, मुझे पता चला कि मैं किसी अमीर खानदान के बड़े बेटे के शरीर में आ गया हूँ। लेकिन खुश होने का मौका भी नहीं मिला था कि सामने से एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर आ पड़ा। मुंगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई शाओ याओ को धक्का देने की? अभी के अभी जाकर उसके सामने घुटनों पर बैठ और माफी मांग। मैं भी पलटकर जवाब देने ही वाला था कि अचानक मेरे दिमाग में तेज झटका सा लगा। अनजानी यादें बाढ़ की तरह मेरे अंदर घुस गईं। तभी मुझे समझ आया, इस शरीर का असली मालिक कोई हीरो नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ और दुखियारा इंसान था। बचपन से ही वह बाहर भटकता रहा। काफी मुश्किलों के बाद उसे उसके असली परिवार ने वापस अपनाया। लेकिन घर में पहले से मौजूद नकली गोद लिया हुआ बेटा हर वक्त उसके खिलाफ साजिश करता रहा। उसका यूनिवर्सिटी का मौका छीन लिया गया। उस पर अपनी ही बहन के कपड़े चुराने का झूठा इल्जाम लगाया गया। पूरा परिवार उसे नफरत करता था। कभी मारते, कभी गालियां देते, यहाँ तक कि उसे अंधेरे कमरे में बंद कर देते। और तो और, उसकी मंगेतर भी खुलेआम उसे धोखा देती थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि असली मालिक इस परिवार में जगह बनाने के लिए 10 साल तक सबको खुश करने में लगा रहा। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही उस नकली ग्रीन टी ड्रामा क्वीन छोटे भाई ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। फिर खुद जमीन पर लेकर रोने धोने का नाटक करने लगा। पूरा परिवार उसके आसपास इकट्ठा होकर चिंता जताने लगा। लेकिन असली मालिक, जो वहीं मर चुका था, उसकी तरफ किसी ने देखा तक नहीं। मैं मन ही मन हंस पड़ा। ये कैसी घटिया और ओवरड्रामेटिक कहानी है। ये सोचकर मैंने खुद को ही कुछ थप्पड़ मार दिए। खुद को नहीं, उस निकम्मे पुराने मालिक को। अब मैं आ चुका हूँ। मैं इन पागलों को बिल्कुल नहीं सहने वाला। मुंगे, अभी तक खड़ा किया है? जाकर शाओ याओ से घुटनों पर बैठकर माफी मांग। हाँ, ये मत समझ कि खुद को 2 थप्पड़ मार लेने से बात खत्म हो गई। मेरे सामने खड़ी 2 औरतें थीं। एक थी मेरी बर्फ जैसी ठंडी सीईओ बड़ी बहन मेई लियांगशन। दूसरी थी घमंडी और बदतमीज चौथी बहन मेई रेनाई। और सबसे मजेदार बात, घर की चारों बहनें असली बहनें थी ही नहीं। मेरा उनसे खून का कोई रिश्ता तक नहीं था। मेई लियांगशन ने देखा कि मैं चुपचाप खड़ा हूँ। उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। अचानक उसने फिर से हाथ उठाया और मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारने की कोशिश की। लेकिन इस बार मेरी आंखें ठंडी हो गईं। मैंने सीधे उसका हाथ पकड़ लिया। क्या सच में मुझे वही कमजोर इंसान समझ रखा था जिसे कोई भी दबा सकता है? तुम मेरा हाथ छोड़ो। मेरी जानलेवा नजरें देखकर मेई लियांगशन डर गई। वह लड़खड़ाकर पीछे हट गई, चेहरे पर पूरा अविश्वास था। जिस लड़के ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, आज वही विरोध कर रहा था। मुंगे, क्या तू पागल हो गया है? बड़ी बहन पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? चौथी बहन मेई रेनाई तुरंत भड़क उठी। उसने आंखें तरेरी और मुझे थप्पड़ मारने दौड़ी। अब मेरी भी सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी। मैंने उसका हाथ भी पकड़ लिया और दूसरा हाथ हवा में उठा दिया। मेरी रेनाई डर से कांप गई। लेकिन मेरा थप्पड़ गिरने से पहले ही अचानक मेरे दिमाग में एक अजीब आवाज गूंज उठी। डिंग, होस्ट सफलतापूर्वक सिस्टम से जुड़ चुका है। मिशन 1, मेरी रेनाई का थप्पड़ सहो और घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। मिशन 2, थप्पड़ से बचो, लेकिन फिर भी घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। मिशन 3, पूरे परिवार के सामने घुटनों पर बैठकर तब तक माफी मांगो जब तक वे तुम्हें माफ न कर दें। मैं अंदर ही अंदर भड़क उठा। ये कैसा घटिया सिस्टम है? क्या ये मुझे फिर उसी कमजोर इंसान की जिंदगी जीने पर मजबूर करेगा? इसी एक पल की झिझक में मेरी रेनाई ने अपना हाथ छुड़ा लिया। पाक, एक और जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर पड़ा। तू जानवर, तू मुझ पर हाथ उठाने की सोच भी कैसे सकता है? जब उसने देखा कि मैं चुप हूँ, उसका घमंड और बढ़ गया। वह हंसते हुए बोली, आप समझ आया ना अपनी गलती? जल्दी जाकर शाओ याओ से माफी मांग। मैंने अपने जलते हुए गाल को सहलाया और उसकी तरफ बर्फ जैसी ठंडी नजरों से देखा। माफी। अगले ही पल मेरा मुक्का उसकी आंखों के सामने तेजी से बढ़ा। माफी मांगेगा तेरा बाप। होस्ट कृपया मिशन के अनुसार। भाड़ में गया तेरा मिशन। मेरा गुस्सा आखिर फट पड़ा। धड़ाम, मेरा मुक्का सीधा मेरी रेनाई की आंख पर जा लगा। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। मेरी रेनाई जमीन पर बैठ गई, आंख पकड़कर मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे कोई पागल देख लिया हो। तुम आखिर कर क्या रहे हो? बड़ी बहन मेई लियांगशन ने मुझे धक्का दिया और तुरंत अपनी बहन को उठाने लगी। उसकी आंखें मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मुझे मार डालना चाहती हूँ। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने सच में उसकी बहन पर हाथ उठा दिया। दीदी, बहुत दर्द हो रहा है, इसे सजा दो। मेरी रेनाई की आंख सूजकर पांडा जैसी हो चुकी थी और वह जोर जोर से रोने लगी। तभी एक गुस्सैल अधेड़ आदमी तेजी से अंदर आया। वह था इस शरीर का बाप मेई चाओफेंग। आते ही उसने बिना कुछ बोले मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया।
मैंने आंखें सिकोड़ ली और बर्फ जैसे ठंडे स्वर में कहा, बूढ़े, अगर आज तूने मुझे उंगली तक लगाई ना, तो तुझे भी पीट दूंगा। मेई चाओफेंग वहीं जम गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। तूने अभी मुझे क्या कहा? मेरे होठों पर ठंडी मुस्कान आई। बूढ़े, कान खराब हैं क्या? मैंने कहा, अगर तूने मुझे हाथ लगाया, तो आज उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तो आज मैं तुझे अपाहिज बना दूंगा। असल में ये बूढ़ा कभी भी उस पुराने मालिक को अपना सगा बेटा मानता ही नहीं था। अगर वही शुरुआत से उसे दबाता नहीं, तो इस घर में किसी की हिम्मत नहीं होती कि उस बेचारे के साथ ऐसा सलूक करे। तू, मेई चाओफेंग गुस्से से कांपने लगा। उसकी उंगली मेरी तरफ उठी हुई थी, लेकिन हाथ ऐसे थरथरा रहा था जैसे उसे दौरा पड़ गया हो। हरामी, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर उसने पास पड़ी बाजू जितनी मोटी लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से मेरी तरफ घुमा दी। और मजे की बात, मेई लियांगशन और मेई रेनाई दोनों एक तरफ खड़ी तमाशा देख रही थी। बल्कि मेई रेनाई तो छोटे छोटे मुंह के हवा में लहराकर चिल्ला रही थी, मारो इसे, जान से मार दो। मेरी आंखों में ठंडी चमक उभरी। ठीक है, अगर ये बूढ़ा खुद मौत ढूंढ रहा है, तो मुझे भी रहम करने की जरूरत नहीं। मैंने जमीन पर जोर से पैर पटका और पूरा शरीर गोली की तरह उसकी तरफ निकल पड़ा। धड़ाम, एक जोरदार धमाके के साथ मेई चाओफेंग पूरा का पूरा हवा में उछल गया। वो पीछे रखी चाय की मेज पर जा गिरा। कप प्लेट सब टूटकर बिखर गए। पूरा हॉल बर्बाद हो गया। आह, मेरी कमर। वो जमीन पर पड़ा दर्द से ऐसे चीख रहा था जैसे उसकी आत्मा निकल गई हो। चाओफेंग, आप पूरे परिवार के होश उड़ गए। एक खूबसूरत अधेड़ औरत घबराकर दौड़ी चली आई। मेरी बहनें भी तुरंत अपने बाप के पास पहुंची और उसे उठाने लगी। नहीं, मत छुओ, मेरी कमर टूट गई है। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। मेई चाओफेंग दर्द से हिल तक नहीं पा रहा था। दोनों बहनें घबराकर फोन निकालने लगी। और वो खूबसूरत औरत वही थी पुराने मालिक की असली माँ वेई शेंगजिन। उसने अचानक मेरी तरफ मुड़कर देखा। जब उसने मेरे चेहरे पर बेपरवाही देखी, तो वह पागलों की तरह चिल्लाने लगी, नालायक, बदतमीज जानवर, तूने अपने सगे बाप पर इतना हाथ कैसे उठा दिया? मैंने तुझे जन्म दिया, पाला पोसा, और तू मुझे यही बदला दे रहा है। काश तुझे कभी वापस इस घर में लाए ही ना होते। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा, फिर धीरे धीरे अपना मुक्का उठाया। बुढ़िया, एक शब्द और बोला ना, तो तुझे भी मारूंगा। और वो कोई मासूम माँ नहीं थी। पुराने मालिक की यादों में उसकी हर बात जहरीली तीर जैसी थी। तू बड़ा भाई है, छोटे भाई को सहना सीख। तेरी बीवी ने तुझे धोखा दिया तो उसमें तेरी भी गलती होगी। नौकरी छोड़ दे और घर में रहकर उनकी फैमिली की सेवा कर। दादाजी ने जो शेयर तुझे दिए हैं, वो अपने छोटे भाई को दे दे। तेरी किडनी तेरे भाई से मैच करती है, उसे दे देना। मैंने जोर से अपनी जान नोची ताकि खुद को शांत रख सकूं। अगर मैं उन यादों में और डूबता, तो शायद सच में किसी को मार डालता। लेकिन मेई शेंगजिन मुझे अविश्वास से देख रही थी। उसकी आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे। तू अपनी माँ से ऐसे बात कैसे कर सकता है? मैं तेरी सगी माँ हूँ। आज तूने अपने भाई को सीढ़ियों से धक्का दिया, गलती तेरी थी। माफी नहीं मांगता तो मत मांग, लेकिन तूने अपनी बहन और बाप पर हाथ भी उठा दिया। अब तू अपनी माँ को भी मारेगा? क्या तू सच में मेरा बेटा है? उसकी एक्टिंग देखकर तो ऑस्कर अवार्ड भी शर्मा जाए। तभी नकली छोटा भाई मेई रेन्याओ लंगड़ाते हुए आगे आया। उसने वेई शेंगजिन को पकड़ लिया और बेहद कमजोर आवाज में बोला, माँ प्लीज गुस्सा मत होइए। मुझे यकीन है बड़े भैया ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मुझे माफी भी नहीं चाहिए। हम सब एक परिवार हैं, हमें प्यार से रहना चाहिए। मेई रेनाई उसे ऐसे देख रही थी जैसे दुनिया का सबसे प्यारा इंसान वही हो। शाओ याओ, तुम बहुत अच्छे हो, इसीलिए वो हमेशा तुम्हें तंग करता है। वेई शेंगजिन भी उस नकली मासूम बेटे को देखकर भावुक हो गई। फिर उसने अचानक मेरी तरफ उंगली उठाई और चिल्लाई, जरा खुद को देख और फिर शाओ याओ को देख। मुझे शर्म आती है कि मैंने तेरे जैसे बेटे को जन्म दिया। मैं अपनी माँ होने की हैसियत से तुझे आदेश देती हूँ, अभी इसी वक्त आकर अपने पिता, बहनों और भाई के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांग, वरना इसी पल इस घर से निकल जा। उन सबका ये आदर्श परिवार वाला ड्रामा देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने वेई शेंगजिन को घूरते हुए ताने भरी आवाज में कहा, जन्म के बाद मुझे खो दिया, सालों बाद याद आया कि तुम्हारा एक बेटा भी है। घर लाकर स्टोर रूम में रखा, ना पढ़ाई का खर्च दिया, ना जेब खर्च। खाना बनाने को कहा, लेकिन सब्जी खरीदने तक के पैसे नहीं दिए। और अब मुझ पर माँ होने का हक जता रही हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? बुढ़िया, वेई शेंगजिन का चेहरा कभी लाल तो कभी सफेद पड़ने लगा। फिर मैंने नजरें मेरी रिनाई की तरफ घुमाई और होठों पर ठंडी मुस्कान आई। तू मुझे हरामी कह रही थी ना? तू क्या तेरे माँ बाप भी उसी में शामिल नहीं हुए? अगर एक शब्द और बोली तो यही थप्पड़ मार मार कर चेहरा बिगाड़ दूंगा। मेरी रिनाई डर से कांप गई और तुरंत अपनी माँ के पीछे छिप गई। मैंने पूरे परिवार पर नजर घुमाई और ठंडी आवाज में कहा, सब कान खोलकर सुन लो। आज के बाद इस घर में जिसने भी मुझे परेशान किया, मैं उसे इतना मारूंगा कि उसकी माँ भी पहचान नहीं पाएगी। मैंने माँ बेटी की तरफ देखकर खतरनाक मुस्कान दी। और ये मत सोचना कि मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। अब मैं वो पुराना कमजोर इंसान नहीं हूँ। भगवान भी नीचे उतर आए तब भी मैं नहीं रुकूंगा। जमीन पर पड़ा मेई चाओफेंग गुस्से से दहाड़ा, तू बगावत करना चाहता है क्या? जमीन पर पड़ा मेई चाओफेंग गुस्से में दरवाजे की तरफ उंगली दिखाते हुए दहाड़ा, निकल जा, अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। मेरे पास तेरे जैसा बेटा नहीं है। वेई शेंगजिन पहले तो घबरा गई। उसे लगा शायद सच में मुझे घर से निकाल दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने पास खड़े अपने प्यारे नकली बेटे मेई रेन्याओ को देखा, वह बस चुपचाप आह भरकर रह गई। मेरी बहनों के चेहरे पर तो खुशी साफ दिख रही थी, और वो ग्रीन टी छोटा भाई अंदर ही अंदर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसे लग रहा था कि अब मेरे परिवार की सारी संपत्ति उसी की हो जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता, मैंने उनकी बात को जरा भी गंभीरता से लिया ही नहीं। मैं धीरे धीरे चलता हुआ मेई चाओफेंग के पास गया और उसके सामने बैठ गया। तू क्या करने वाला है? वह डर से कांप उठा। जैसे ही हिलने की कोशिश की, दर्द से कराह उठा। मैं उसके कान के पास झुका और धीमी आवाज में बोला, बूढ़े, क्या तू सच में इतना सठिया गया है? दादाजी अपने सारे शेयर पहले ही कानूनी तौर पर मेरे नाम कर चुके हैं। अब मेरी ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर होल्डर मैं हूँ। तू बस नाम का मालिक है। आप बता, मुझे घर से निकालने की औकात तेरे पास कहाँ से आई?
ये सुनते ही मेई चाओफेंग की आंखें फट गईं। उसकी सांसें तेज हो गईं। गुस्से से पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। मैंने उसके गाल पर हल्की थपकी दी और हंसते हुए बोला, यकीन नहीं है तो कोशिश करके देख ले। उसी समय वो नकली छोटा भाई फिर ड्रामा करने आ गया। चेहरे पर मासूमियत लाकर बोला, भैया दुखी मत होइए, अगर पापा आपको घर से निकाल भी दे तब भी हम सब आपसे प्यार करते हैं। मम्मी पापा ये सब आपकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। अगर आपके पास पैसे कम पड़ जाएं तो छोटा भाई आपको उधार दे देगा। हम हमेशा एक परिवार रहेंगे। उस पल मुझे लगा जैसे मेरे अंदर अल्ट्रामैन की ताकत उतर आई हो। ले मेरा उड़ता हुआ किक, मैं हवा में उछला और सीधा उसकी नकली मासूम शक्ल पर लात दे मारी। धड़ाम, वो टूटी पतंग की तरह हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। मैं बिजली की तरह उसके पास पहुंचा और उसके चेहरे पर लगातार लातें बरसाने लगा। मैं दिखाता हूँ तुझे परिवार, मैं दिखाता हूँ तेरा प्यार, मेरी भलाई करेगा तू, मुझे पैसे उधार देगा। जूते और चेहरे की टक्कर की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। मैं तब तक मारता रहा जब तक वह पूरी तरह बेहोश नहीं हो गया। पूरा परिवार सच में डर चुका था। मेरी दयालु बड़ी बहन मेई लियांगशन चीखते हुए मेरी तरफ दौड़ी, लेकिन इस बार भी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और दूसरा मुक्का सीधे उसकी तरफ उठा दिया। बचाओ, जिंदगी में पहली बार पिटने जा रही सीईओ बहन की हालत खराब हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह डरकर पीछे हटने लगी। लेकिन इस बार मैंने उसे मारा नहीं, मैंने बस हाथ आगे बढ़ाया। पैसे निकाल। माँ बेटी दोनों सब रह गईं। उन्हें समझ ही नहीं आया ये नया ड्रामा क्या है। मैंने आंखें तरेर दी, क्या हुआ, बहरी हो गई हो। दोनों कांपते हुए अपने बैंक कार्ड निकालने लगी। मैंने कार्ड छीने, पासवर्ड पूछा और जेब में रख लिया। थोड़ी देर बाद बाहर एम्बुलेंस की आवाज गूंजने लगी। मेडिकल स्टाफ अंदर आया और नजारा देखकर दंग रह गया। हे भगवान, यहाँ युद्ध हुआ था क्या। मेई चाओफेंग दर्द से बेहोश पड़ा था। मेई लियांगशन सोफे पर सिकुड़ी कांप रही थी। लेकिन सबसे बुरी हालत नकली भाई की थी, जो कुछ देर पहले तक हैंडसम लड़का था, आप सूजे हुए सुअर जैसा लग रहा था। उसके आधे दांत टूट चुके थे। लग रहा था आगे चलकर नकली दांत लगवाने पड़ेंगे। वेई शेंगजिन और मेई रेनाई बीच हॉल में खड़ी कांप रही थी। वे घायल लोगों के पास जाना चाहती थी, लेकिन मैंने एक ही वाक्य में रोक दिया, मेरी इजाजत के बिना अगर कोई हिला भी तो अगला नंबर उसका होगा। और मैं आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और खाना खाने लगा। आखिर ये खाना पुराने मालिक ने मेहनत करके कमाया था। तभी सफेद कोट पहने एक बेहद खूबसूरत महिला डॉक्टर अंदर आई। उसकी मौजूदगी ही अलग थी। उसने चारों तरफ तबाही देखी और भौहें सिकोड़ ली। ये सब क्या हुआ है। लेकिन जवाब में सिर्फ मेरे खाने की आवाज आई। वह सीधे मेरे सामने आए और जोर से टेबल पर हाथ पटका। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। उन तीनों की हालत किसने की। उसकी आंखें इतनी तेज थी जैसे चाकू। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतनी बेरहमी से मार सकता है, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस खाना खाता रहा। तुम्हें क्या, मुझे आराम से खाने दो। डॉक्टर गुस्से से कांप उठी। उसने मेरी तरफ उंगली करके चिल्लाया, अगर सच नहीं बताया तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। मैं हंस पड़ा। अचानक मैंने उसका गला पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। हमारे चेहरे लगभग छू रहे थे। मैं मुस्कुराया, ओह मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज पुलिस मत बुलाई। वो शर्म और गुस्से से लाल हो गई। बिना सोचे उसने अपना सिर सीधे मेरी नाक पर मार दिया। दर्द से मैंने पकड़ छोड़ दी। वो तुरंत दूर भागी और पुलिस को फोन मिला दिया। फोन पर शिकायत करते हुए वो मुझे घूर रही थी जैसे अभी मार डालेगी। आप जेल में सड़ने के लिए तैयार रहो। मैंने बस कंधे उचकाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। 10 मिनट बाद पुलिस की गाड़ी बंगले के बाहर आकर रुकी। 2 पुलिस वाले अंदर आए। डॉक्टर ने कहानी में खूब मिर्च मसाला लगाया और सब कुछ बता दिया। फिर दोनों मेरी तरफ बढ़े। उनमें से एक बहुत गुस्सैल लग रहा था। वो चिल्लाया, नाटक बंद कर, इन लोगों को तूने मारा है या नहीं। मैं आराम से पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा रहा, कान भी साफ करने लगा। ऑफिसर साहब, पहले बात करने की तमीज सीखिए। ये मेरा घर है, पूछताछ करनी है तो ढंग से कीजिए, रौब मत दिखाइए। वो पुलिस वाला तुरंत भड़क गया। उसने कमर से हथकड़ी निकाल ली। अच्छा, बड़ा दबंग बन रहा है, चल फिर थाने चलते हैं। दूसरे पुलिस वाले ने उसे रोकने की कोशिश की, शांत रहो, पहले आराम से, लेकिन मैं खुद हंस पड़ा। चलो चलते हैं। और जैसे ही हथकड़ी मेरे हाथ में लगी, उस वक्त मैं अपनी कलाई पर चमकती हुई हथकड़ी को देखकर हंस पड़ा। वाह कमाल है, ना कोई जांच, ना सबूत, बस उस पागल औरत की एक तरफा बात सुनी और सीधे हथकड़ी पहना दी। मैंने झटके से पुलिस वाले का हाथ हटाया और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। क्या आजकल कानून ऐसे चलता है। जिसने शिकायत की वही सच बोल रहा है। सबूत कहाँ है। मैं धीरे धीरे उस गुस्सैल पुलिस वाले की तरफ बढ़ा। मेरे होठों पर ताना मारी मुस्कान थी। या फिर सिर्फ इसलिए कि तुम्हें मेरी शक्ल पसंद नहीं आई तो मुझे फंसाना चाहते हो। मैं यही खड़ा हूँ, कर लो जो करना है। वैसे मुझे लोगों का वो चेहरा बहुत पसंद है, जब वो मुझसे नफरत तो करते हैं लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाते। उस पुलिस वाले का चेहरा लाल पड़ गया। उसकी मुट्ठियां कस गईं। लग रहा था अभी मुझ पर टूट पड़ेगा, लेकिन तभी उसके शांत स्वभाव वाले साथी ने उसे पकड़ लिया। शांत रहो, ये लड़का थोड़ा खतरनाक लग रहा है, पहले मामला समझते हैं। वो दूसरा पुलिस वाला भले ही मुझसे खुश नहीं था, लेकिन कम से कम नियम जानता था। उसने तुरंत यान छिंगछिंग को रोका, जो अब भी कहानी में मिर्च मसाला लगा रही थी। मैडम, कृपया शांत रहिए। फिर उसने अपने साथी की तरफ से माफी मांगी और मेरी हथकड़ी खोल दी। लग रहा था मामला दबाकर खत्म करना चाहता है, लेकिन मैं इतना आसान नहीं था। मैंने अपनी कलाई रगड़ते हुए ठंडी मुस्कान दी। उधर अस्पताल में पड़े मेई चाओफेंग और वेई शेंगजिन भी फोन पर सब सुन रहे थे। मेई चाओफेंग चालाक आदमी था और उससे भी बड़ा अपनी इज्जत का भूखा। अगर बाहर खबर फैल गई कि मेई ग्रुप का चेयरमैन अपने ही बेटे से पिट गया तो अगले दिन कंपनी के शेयर सीधे नीचे गिर जाते।
इसलिए फोन के दूसरी तरफ से उसकी दबी हुई आवाज आई, ऑफिसर, सब गलतफहमी है, मैं खुद गिर गया था, मेरे बेटे का कोई दोष नहीं है। ये सुनते ही दोनों पुलिस वालों के चेहरे ऐसे हो गए जैसे गलती से कीड़ा निगल लिया हो। खासकर वो गुस्सेल वाला, अभी तक जो मुझे डराने आया था, अब उसके माथे पर पसीना बह रहा था। तभी उन्हें समझ आया, ये कोई आम लड़का नहीं, मैं मेरी ग्रुप का असली बड़ा वारिस था। लेकिन यान छिंग अभी भी चिल्ला रही थी, ये झूठ बोल रहे हैं, उन्हें इसी ने मारा है, इसे गिरफ्तार करो। उस पुलिस वाले ने उसे ऐसे देखा जैसे सामने कोई बेवकूफ खड़ा हो। पीड़ित को कह रहा है कि हादसा था, आपके पास कोई सबूत है? यान छिंग का चेहरा तुरंत उतर गया, वह चुप हो गई। मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया, अगर और कोई काम नहीं है तो निकल जाए। दोनों पुलिस वाले राहत की सांस लेते हुए बाहर जाने लगे। ऐसे अमीर घरों के झगड़ों में पड़ना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा हिसाब रखने वाला इंसान हूँ। जैसे ही उनका एक पैर दरवाजे से बाहर निकला, मैंने धीरे से कहा, रुकिए। मेरी आवाज धीमी थी, लेकिन दोनों ऐसे जम गए जैसे बिजली गिर गई हो। मैंने मुस्कुराते हुए दीवार पर लगे सीसीटीवी कैमरे की तरफ इशारा किया। अभी कुछ देर पहले आप लोग बिना जांच के मुझे अपराधी साबित करने वाले थे, और अब सोच रहे हैं कि मामला ऐसे ही खत्म हो जाएगा। मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है। आप लोगों को अधिकारों का गलत इस्तेमाल बहुत पसंद है ना? तो मैं मेई ग्रुप के नाम से सीधे शहर के पुलिस मुख्यालय में शिकायत करूंगा। फिर अपनी कुर्सी किसी ईमानदार आदमी के लिए खाली कर देना। ये सुनते ही दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। ये सीधा उनके करियर की मौत थी। वे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मेरी ठंडी नजरें देखकर चुप हो गए। उनका आत्मविश्वास वहीं खत्म हो गया। उन दोनों से निपटने के बाद मैंने नजर यान छिंग पर डाली। आप तू अभी तक यहाँ क्या कर रही है? क्या मैं तुझे खाना खिलाऊं? वह मुझे घूरते हुए बोली, मूंगे, मुझे तुम जैसे लोग सबसे ज्यादा नफरत हैं, जो पैसे और ताकत के दम पर लोगों को दबाते हैं। एक दिन तुम गलत इंसान से टकराओगे। इतना कहकर वह गुस्से में अपनी हाई हील पटकती हुई बाहर निकल गई। मैंने आंखें घुमाई, इस औरत के दिमाग में जरूर कोई स्क्रू ढीला है। आखिरकार घर शांत हो गया। मैं सोफे पर लेट गया और पुराने मालिक की यादें दोबारा सोचने लगा। जितना सोचता उतनी घिन आती। बेचारा सच में दुनिया का सबसे बड़ा बलि का बकरा था। ना बाप का प्यार मिला, ना माँ का। मंगेतर उसे धोखा दे रही थी, और ऊपर से उसकी किडनी तक उस नकली छोटे भाई को देने की तैयारी थी। मैं मन ही मन बड़बड़ाया, ये कहानी किसी पागल दर प्रेमी ने लिखी है क्या? तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ठंडी मशीन जैसी आवाज गूंजी, हैप्पी फैमिली सिस्टम आपकी सेवा में उपस्थित है। मैंने भौं उठाए, कैसा प्यार भरा परिवार सिस्टम? मुझे तो ये निंजा कछुआ बनो सिस्टम लग रहा है। शायद सिस्टम को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना उल्टा जवाब दूंगा। तुरंत उसके अंदर से चेतावनी भरी आवाज आई, होस्ट कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दें। इस सिस्टम का उद्देश्य कहानी को सही दिशा में ले जाना है। कृपया तुरंत परिवार के सदस्यों की फेवरेबिलिटी बढ़ाए, अन्यथा आपको गंभीर सजा मिलेगी। अचानक मेरे सामने एक लिस्ट खुल गई। परिवार फेवरेबिलिटी सूची। माँ बाप -90, मंगेतर -95, नकली भाई -99। चेतावनी, अगर फेवरेबिलिटी -100 से नीचे गई तो होस्ट को तुरंत मिटा दिया जाएगा। मैं हंस पड़ा, ओह, तो अब तू मुझे धमकी देगा और चाहता है कि मैं पुराने मालिक की तरह सबका गुलाम बन जाऊं। मैंने बेहद नर्म मुस्कान दी। सिस्टम, इधर आ, आमने सामने बात करते हैं। होस्ट को क्या समस्या है? अचानक एक सफेद चमकता हुआ गोल प्रकाश मेरे सामने प्रकट हुआ। उसके ऊपर 3 छोटे सवालिया निशान तैर रहे थे। लग रहा था उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करने वाला हूँ। अगले ही पल मेरी आंखों में चमक आई। मैंने बिजली की तेजी से हाथ बढ़ाया और उस प्रकाश गोले को सीधे पकड़ लिया। अरे तेरी तो धड़ाम! मैंने पूरा सिस्टम जमीन पर पटक दिया। सिस्टम पूरी तरह स्तब्ध रह गया। क्या एक इंसान मुझे छू कैसे सकता है? लेकिन उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। मेरी कॉम्बो अटैक शुरू हो चुकी थी। मुझे कछुआ बनाना चाहता है ना? मैंने जोरदार लात उस गोले पर मारी। सिस्टम बीच से बिछक गया और सुअर जैसी चीख निकालने लगा। मुझे मिटाएगा? आप बता। मैंने गेम्स में सीखे सारे फाइटिंग मूव्स उस पर आजमा दिए। पूरा बंगला सिस्टम की दर्द भरी चीखों से गूंज उठा। बचाओ, ये कैसे संभव है? तुम मुझे छू कैसे पा रहे हो? मत मारो। 2 घंटे बाद मैं बेहद ताजगी भरे मूड में सोफे पर बैठा था, आराम से संतरा खा रहा था। आह, जिंदगी में पहली बार इतना सुकून मिला है। फिर मेरी नजर जमीन पर पड़े उस टूटे फूटे प्रकाश गोले पर गई। मैंने झाड़ू उठाए और उसे कचरे की तरह बहाकर डस्टबिन में डाल दिया।
क्या घटिया सिस्टम था। मैंने थूक भी दिया, लेकिन अगले ही पल डस्टबिन के अंदर वो रोशनी फिर से अजीब तरह से हिलने लगी। मैंने भौं चढ़ाई और आस्तीन ऊपर कर ली। क्या हुआ? फिर से मिलिट्री बॉक्सिंग कॉम्बो चाहिए? न नहीं भाई, मत मारो, सिस्टम लगभग रोते हुए बोला। उसे सच में मानसिक सदमा लग चुका था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इंसान नियम तोड़कर उसे छू सकता है। अभी की पिटाई ने उसे दिल दहला देने वाला दर्द अच्छे से समझा दिया था। मैंने पैर पर पैर चढ़ाया। अब मुझे साफ समझ आ गया था, अगर मैं इसे छू सकता हूँ, तो इसकी सारी धमकियां मेरे लिए मजाक हैं। बल्कि मैं चाहूँ तो सिस्टम को ही उल्टा इस्तेमाल कर सकता हूँ। चल, ज्यादा बकवास मत कर। मेरा स्टेटस पैनल खोल। सिस्टम कांप गया। होस्ट, मेरे पास वो फंक्शन नहीं है। मैंने बिना कुछ बोले मुक्का पीछे खींचा। है, अभी खोलता हूँ। भाई बस हाथ नीचे रखो। तुरंत मेरे सामने एक चमकता हुआ स्क्रीन खुल गया। लेकिन जैसे ही मैंने उस पर लिखे स्टेटस देखे, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। होस्ट, मूंगे, ताकत 15, कमजोर मुर्गा, बुद्धि 50, ठीक ठाक, भाग्य किस्मत, अल्टीमेट चापलूस, ग्रीन हैकिंग, बलि का बकरा, पैदा ही मजदूरी के लिए हुआ। मैं गुस्से से हंस पड़ा। ये इंसान की जिंदगी है या मजाक? सब बदल, हर चीज मैक्स कर। सिस्टम डर से कांपने लगा। होस्ट, ये नियमों के खिलाफ है। मेरे पास इतनी परमिशन नहीं। मैंने ठंडी हंसी छोड़ी और उसे दीवार पर दे मारा। हर एक तरफ मैं खुद करता हूँ। मैं सीधे कंट्रोल पैनल के पास गया और तेजी से सेटिंग बदलने लगा। ताकत मैक्स, बुद्धि मैक्स, चार्म मैक्स। जब सारे स्टेट्स लाल रंग में फुल हो गए, तब जाकर मैं संतुष्ट हुआ। फिर मेरी नजर उस घटिया भाग्य सेक्शन पर गई। मैंने बिना सोचे सारे टाइटल मिटा दिए। चापलूस, ग्रीन हैकिंग, सब डिलीट। फिर एडवांस्ड विकल्प खोले। डेस्टिन विलन, विमेन मैग्नेट, ड्रैगन किंग रिटर्न्स, एंसेस्टर लेवल मॉन्स्टर। दुर्भाग्य से सिर्फ 8 स्लॉट थे, वरना मैं सारे भर देता। जैसे ही मैंने बदलाव कंफर्म किए, एक भयानक ताकत मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मैंने मुट्ठी भींची। ऐसा लग रहा था जैसे एक मूंगे में बैल मार दूं। तो यही है इंसानी शरीर की सीमा से ऊपर की ताकत। मैं ऐसा, टायसन की ताकत भी सिर्फ 50 थी और मैं अब 100 पर हूँ। मतलब आज से मुझे ताकतवर बनने के लिए बीफ खाने की भी जरूरत नहीं। उसी वक्त कमरे के कोने में पड़ा सिस्टम अचानक से घुरने लगा। कुछ ही सेकंड में वो सूखे हुए किशमिश जैसा हो गया। ओह होस्ट, तुम बहुत क्रूर हो। मेरी सारी ऊर्जा तुमने चूस ली। मैं अब स्लीप मोड में जा रहा हूँ। बिना वजह मुझे मत बुलाना, और वजह हो तब भी मत बुलाना। इतना कहकर वो रोशनी का गोला लुढ़कते हुए हवा में गायब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे एक सेकंड और रुकता तो फिर पिट जाता। मैंने तिरस्कार से मुंह बनाया। फालतू सिस्टम। फिर मैं सीधे वॉक इन क्लोजेट में चला गया। विशाल शीशे के सामने खड़े होकर मैंने खुद को देखा। हल्के बिखरे बाल, तेज भौहें, साफ नैन नक्श, सफेद शर्ट के नीचे उभरती हुई एब्स की लाइनें, और ऊपर से 100 पॉइंट वाली टॉप टियर चार्म। मैं मुस्कुराया। हाँ, अब लग रहा है कि कोई असली ट्रांसफर माइग्रेटर हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने अलमारी खोली, मेरा मुंह तुरंत खराब हो गया। अंदर महंगे सूट, लिमिटेड एडिशन जूते और लग्जरी घड़ियां भरी पड़ी थी, लेकिन उनमें से एक भी मेरी नहीं थी। सब उस गोद लिए हुए नकली बेटे मेरे न्याओ की थी। मेरे हिस्से में क्या आया? एक गीला अंधेरा स्टोर रूम और कुछ पुराने फीके कपड़े। अचानक पुराने मालिक की यादें फिर जहरीले सांप की तरह दिमाग में उभर आईं। मेरे परिवार में लौटने के पहले साल, उसके असली माँ बाप ने कहा था, ताकि लड़का बिगड़े ना, इसलिए उसे महीने के सिर्फ 200 युआन दिए जाते थे, जबकि उस नकली बेटे का पॉकेट मनी हर महीने 1 लाख से शुरू। लग्जरी कारें, महंगे ब्रांड, शाही जिंदगी। उस साल सर्दी बहुत भयानक थी। पुराने मालिक ने पार्ट टाइम काम करके पूरे सेमेस्टर पैसे बचाए थे, ताकि कुछ गर्म कपड़े खरीद सके। लेकिन कपड़े खरीदने के अगले ही दिन गायब हो गए। बाद में वो कपड़े उसे कुत्ते के घर में मिले। मेरी रेन्याओं ने उन्हें कुत्ते के बिस्तर के नीचे बिछा दिया था। जब पुराने मालिक ने गुस्से में सवाल किया, तो वो नकली भाई लाल आंखें बनाकर मासूमियत से बोला, मम्मी पापा, मुझे लगा पपी को ठंड लग रही थी। मैंने बस कुछ पुराने कपड़े इस्तेमाल कर लिए। मुझे नहीं पता था वो बड़े भैया के थे। और उसके महान माता पिता का जवाब, अगर कपड़े नहीं है तो शाओ याओ के पुराने कपड़े पहन लिया करो। नए कपड़ों पर पैसे क्यों बर्बाद किए? जरा भी तहजीब नहीं है। उस दिन के बाद मेरे परिवार का असली बड़ा बेटा घर के कुत्ते से भी बदतर जिंदगी जीने लगा। उसे नकली भाई के फेंके हुए कपड़े पहनने पड़ते थे, कभी कभी तो उसके पुराने अंडरवियर तक।
धड़ाम, मैंने गुस्से में अलमारी पर मुक्का मारा। पूरी लकड़ी की अलमारी फट गई। लकड़ी के टुकड़े हर तरफ उड़ गए। मैंने ठंडी सांस छोड़ी। ये पुराना मूंगे सच में बहुत दयनीय जिंदगी जी रहा था। धीरे धीरे मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। लेकिन वो कमजोर मूंगे अब मर चुका है। अब यहाँ जो खड़ा है वो है पूर्वज स्तर का विनाशक मूंगे। मैंने जेब से सिगरेट निकाली और जला ली। पहला कश ही लिया था कि फोन बज उठा। स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, लियू रुयान। ये नाम देखते ही मेरे होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। लियू परिवार की अमीर बेटी, मेरी तथाकथित मंगेतर, जिसे मुझसे इतनी नफरत थी कि शायद मेरी मौत की खबर सुनकर पार्टी करती। मैं बड़बड़ाया, वाह, ये ग्रीन टी चुड़ैल आखिर फोन करने लायक समझी मुझे। पुराने माले की यादों में लियू रुयान का मतलब सिर्फ एक था, अल्ट्रा लेवल ग्रीन टी ड्रामा क्वीन। मेरी मंगेतर होने के बावजूद उसका दिल हमेशा उस आदमी के पास था जिसने उसे पहले ही छोड़ दिया था, शेन जिंगबिन। और सबसे घिनौनी बात, उसने उसी आदमी के साथ धोखा करके प्रेग्नेंट तक हो गई थी। जब उस कमीने ने उसे छोड़ दिया तब उसे मेरी याद आई। एक सीधा सादा बेवकूफ इंसान चाहिए था जो उसकी गलती का बोझ उठा ले। सगाई वाले दिन की याद आते ही मेरे चेहरे पर ठंडी हंसी आ गई। वो दिन असल में मेरी सार्वजनिक बेइज्जती का शो था। हॉल मेहमानों से भरा था। शहर के बड़े बड़े लोग मौजूद थे। लेकिन तभी उस हरामी शेन जिंगबिन का फोन आया। पेट दर्द हो रहा है। बस इतना सुनते ही लियू रुयान पागलों की तरह होटल से भाग गई। और मैं स्टेज पर अकेला खड़ा रह गया, ऐसे जैसे किसी ने सबके सामने मेरे कपड़े उतार दिए हों। पूरा हॉल मुझे देखकर हंस रहा था। लोग फुसफुसा रहे थे, इशारे कर रहे थे। बाद में पता चला वो सीधे उस आदमी को अस्पताल ले जाने गई थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगली 3 सगाइयां भी मेरी बेइज्जती का नया रिकॉर्ड बन गईं। 2 बार उसे बस फोन आया और वो भाग गई। और आखिरी बार वो पूरी तरह गायब हो गई। बाद में किसी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें निकाली। लियू रुयान और शेन जिंगबिन दोनों साथ में उत्तरी ध्रुव की बर्फ देख रहे थे। तस्वीर के नीचे कैप्शन था, जब तुम साथ होते हो दुनिया सबसे खूबसूरत लगती है। उस दिन के बाद पूरा शहर मुझे एक ही नाम से बुलाने लगा, ग्रीन हैकिंग, सबसे बड़ा बेवकूफ मंगेतर। लेकिन पुराना मूंगे वो सच में उसकी हर झूठी बात पर भरोसा करता रहा। यहाँ तक कि उसकी बदनामी ना हो इसलिए खुद लियू परिवार जाकर उसके लिए माफी मांगता था। मैंने तिरस्कार से हंसते हुए कॉल रिसीव कर लिया। उधर से तुरंत कान फाड़ने वाली चीख सुनाई दी, मूंगे, आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? आज रात वेडिंग ड्रेस ट्रायल के लिए आने वाले थे ना? तुम कहाँ हो? मेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंतजार करवाने की? मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, अभी इसी वक्त यहाँ आओ, वरना जिंदगी में कभी मेरे साथ शादी की फोटो नहीं खिंचवा पाओगे। उसका घमंडी लहजा सुनकर मेरे कान दुखने लगे। ये औरत सच में सोचती थी कि मैं वही पुराना कुत्ता हूँ जिसे बुलाओ तो दौड़कर आ जाए। हेलो, बोलते क्यों नहीं? गूंगे हो गए क्या? मैंने फोन थोड़ा दूर किया, गहरी सांस ली और तय किया, आज इसे असली दुनिया का स्वाद चखाना ही पड़ेगा। उधर शादी के कपड़ों की दुकान में लियू रुयान फोन हाथ में पकड़े स्तब्ध खड़ी थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो मूंगे जो हमेशा उसकी हर बात मानता था, आज उसे गाली देकर फोन काट गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। बगावत, इसकी हिम्मत कैसे हुई? उसने तुरंत दोबारा कॉल लगाया। उसने मन ही मन कसम खाए, जैसे ही मूंगे फोन उठाएगा वो उसे घुटनों पर बैठाकर माफी मंगवाएगी। लेकिन फोन से सिर्फ मशीन की आवाज आई, सॉरी, जिस ग्राहक को आप कॉल कर रहे हैं उसका फोन बंद है। लियू रुयान लगभग पागल हो गई। मूंगे, तुम खत्म हो गए, इस बार मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। गुस्से में उसने अपना नया महंगा फोन जमीन पर दे मारा। फोन टुकड़ों में टूट गया। तभी वो आदमी अंदर आया जिसके लिए वो पागल थी, शेन जिंगबिन। वो कमजोर बनने का नाटक करते हुए बोला, यान, क्या हुआ? क्या फिर उस मूंगे ने तुम्हें परेशान किया? उसे देखते ही लियू रुयान का चेहरा पल भर में बदल गया। गुस्सा गायब, आवाज मीठी, शेन गगे, आप आ गए। उस बेकार इंसान की चिंता मत कीजिए। उधर मैं फोन बंद करके आखिरकार शांति महसूस कर रहा था। लेकिन तभी शरीर में भारी थकान महसूस हुई। आखिर अभी अभी मैं दूसरी दुनिया में आया था और आते ही कई राउंड हिंसक लड़ाइयां कर चुका था। शरीर थकना तो तय था। मैं सोफे पर लेट गया और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब दोबारा आंख खुली तो बाहर शाम ढल चुकी थी। पूरा विशाल बंगला डरावनी खामोशी में डूबा हुआ था। मैंने चारों तरफ देखा और बड़बड़ाया, लगता है कुछ नौकर रखने पड़ेंगे। अब वो पुराना मूंगे नहीं रहा जो नौकर, रसोइया और चौकीदार सब कुछ खुद करता था।
मैंने फोन ऑन किया और उम्मीद के मुताबिक दर्जनों मिस्ड कॉल्स पड़ी थी, सबकी सब लिही रुयान की। मैंने बिना एक सेकंड गनवाए उसे एक वॉइस मैसेज भेजा, अगर पिटने का इतना शौक है तो चलिया, और भेजते ही ब्लॉक। एकदम साफ काम। कुछ लोगों को समझाने से कुछ नहीं होता, उनके लिए सिर्फ एक भाषा काम करती है, मुंह की भाषा। तभी अचानक मुख्य दरवाजे से क्लिक की आवाज आई। दरवाजा खुला, अंदर एक बेहद ठंडी और खूबसूरत औरत दाखिल हुई। गहरे ग्रे रंग का महंगा सूट, सोने की फ्रेम वाला चश्मा, चेहरे पर ऐसा अहंकार जैसे पूरी दुनिया उसके नीचे हो। मेरी रेंशन, मेरी तीसरी बहन, और पुराने मालिक के लिए असल मायनों में एक दानव। वो शहर की सबसे मशहूर महिला वकीलों में से थी। कोर्टरूम में लोग उसे अजय देवी कहते थे, लेकिन घर के अंदर पूरी की पूरी सैडिस्ट। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, बस बर्फ जैसी आवाज में बोली, मुंगे, नहाने का पानी तैयार किया। मैं पहले नहाऊंगी फिर खाना खाऊंगी, और मेरी जैकेट हाथ से धो देना। इतना कहकर उसने अपना महंगा सूट उतारा और सीधे मेरी तरफ फेंक दिया। जैकेट आकर मेरे चेहरे पर लगी, फिर वो हाई हील की टक टक करती हुई ऊपर चली गई। मैंने हाथ में पकड़ी जैकेट को देखा, और पुराने मालिक की यादें फिर उमड़ पड़ी। इस घर में अगर कोई सच में उसे गुलाम समझता था, तो वो यही औरत थी। हर दिन ऑफिस से लौटने से पहले उसे ठीक 40 डिग्री तापमान का नहाने का पानी तैयार रखना पड़ता था। 1 डिग्री भी ऊपर नीचे हुई तो सजा मिलती थी, बर्फ जैसे ठंडे पानी में पूरी रात खड़े रहना। उसके सारे कपड़े हाथ से धुलवाए जाते थे, सर्दियों में भी हाथ छिलकर खून निकल आता था। और सबसे घिनौनी बात, सिर्फ इसलिए कि उसकी स्किन ड्राई ना हो, वो आग नहीं जलाती थी, बल्कि पुराने मालिक को कपड़े उतरवाकर प्लास्टिक रैप में लपेट देती थी, ताकि वो उसके लिए बिस्तर गर्म करे। सुबह उठते ही जूते पहनाने से लेकर टूथब्रश पर पेस्ट लगाने तक सब पुराने मालिक को करना पड़ता था, बिल्कुल किसी शाही नौकर की तरह। अगर एक भी चीज गलत हुई तो उसके बदले मार पड़ती थी। मैंने ठंडी हंसी छोड़ी। सच में इस घर में एक भी इंसान सामान्य नहीं है। मैंने वो महंगी जैकेट सीधे जमीन पर फेंक दी, ऊपर से उस पर पैर भी रख दिया। और वो पुराना मूंगी भी बेवकूफ था, इतना अत्याचार सहने के बाद भी इन्हें खुश करने की कोशिश करता रहा। पूरा स्टॉकहोम सिंड्रोम। मैंने पीछे सिर झुकाया और मुस्कुराया, लेकिन अब इस शरीर में पूर्व स्तर का पागल रह रहा है। मैं किसी का नौकर नहीं, और न ही किसी विकृत औरत की सेवा करूंगा। तभी ऊपर से एक गुस्से भरी चीख सुनाई दी, मुंगे, अभी ऊपर आओ, पानी कहाँ है। सिर्फ 30 सेकंड बाद मेरी रेंशन बाथरोब पहने गुस्से में नीचे उतरती हुई आई। वो पूरे दिन की थकान के बाद गर्म पानी से नहाना चाहती थी, लेकिन बाथटब पूरी तरह सूखा था। उसकी आंखों में आग जल रही थी। क्या तुम बहरे हो गए हो? मैंने पूछा, पानी कहाँ है? वो मुझे घूर रही थी, और मैं आप भी सोफे पर आराम से बैठा था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी, उसके गुस्से में एक पल के लिए रुकावट आ गई। ये क्या? इस कचरे में अचानक ऐसा क्या बदल गया? हल्के बिखरे बाल, बेखौफ आंखें, खुली कॉलर के नीचे दिखती मांसपेशियों की रेखाएं, और पूरे शरीर से निकलती खतरनाक मर्दाना आभा। मेरी रेंशन का दिल अनजाने में एक पल के लिए धड़क उठा, लेकिन अगले ही सेकंड उसने सिर झटक दिया। मैं क्या सोच रही हूँ? ये घटिया इंसान मुझे आकर्षित करेगा। उसकी सोच में मैं हमेशा नाली में रहने वाला कीड़ा था। अगर उसे जैसी रानी मुझे अपना नौकर बना ले, तो वो मेरे लिए एहसान होना चाहिए था। उसे लगता था मुझे खुश होकर उसकी गुलामी करनी चाहिए। ये सोचते ही उसके चेहरे पर फिर वही घमंडी भाव लौट आए। उसने कमर पर हाथ रखे और ठंडी आवाज में बोली, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या कान खराब हो गए हैं? लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। मैं पहले की तरह डरकर घुटनों पर नहीं गिरा, बल्कि मैंने उसे एक लंबा तिरस्कार भरा हाय रोल दिया। वो नजर ऐसी थी जैसे मैं किसी जन्मजात बेवकूफ को देख रहा हूँ। मेरी रेंशन जड़ हो गई। पहले तो मैं हल्की सी गलती पर खुद जाकर घुटनों के बल बैठ जाता था, लेकिन आज मेरी आंखों में डर नहीं, सीधा मजाक था। घुटनों पर बैठो। वो पूरी तरह भड़क गई। चेहरा इतना काला पड़ गया जैसे पानी टपकने लगेगा। उसकी उंगली लगभग मेरी नाक तक पहुंच गई। अरे, मैंने आलस से उसकी तरफ देखा। तू पागल है क्या? खुद को सच में रानी समझती है? मैंने उसकी उंगली ऐसे झटक दी जैसे कोई मक्खी हटा रहा हूँ। आखिरी बार बोल रहा हूँ, आज मेरा मूड खराब मत कर। दूर हट। उसके हाथ की पीठ लाल पड़ गई। मेरी रेंशन की आंखें फैल गईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। ये वही डरपोक मुंगे है
अच्छा, तो अब बगावत करोगे? उसका धैर्य टूट गया। वो गुस्से में मुड़ी और स्टोर रूम की तरफ भागी। कुछ सेकंड बाद वापस लौटी। हाथ में लंबा चमड़े का कोड़ा था। लगता है बहुत दिनों से पिटाई नहीं हुई। आज मैं मम्मी पापा की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगी। बात खत्म होते ही कोड़ा हवा चीरता हुआ मेरी तरफ आया। अगर पुराना मुगे होता, तो अब तक सिर पकड़कर भाग चुका होता। लेकिन मैं, कोड़ा गिरने से पहले ही आगे बढ़ा और बिना एक शब्द बोले सीधा पंच उसके पेट में दे मारा। धड़ाम, पूरे हॉल में भारी टक्कर की आवाज गूंज उठी। उसके हाथ से कोड़ा उड़ गया। पूरा शरीर झुककर उबले हुए झींगे जैसा हो गया। वो सीधा घुटनों पर गिर पड़ी। उसका पेट ऐसे मरोड़ खाने लगा जैसे अंदर तूफान चल रहा हो। आंसू और नाक का पानी एक साथ निकल पड़ा। महंगा मेकअप पूरी तरह बह गया। मैंने अपनी मुट्ठी देखकर संतुष्टि से सिर हिलाया। लगता है मेरी मांस क्रशिंग फिस्ट और मजबूत हो गई है। सिस्टम से मिला अपग्रेड मजाक नहीं था। अभी मैंने सिर्फ 1% ताकत लगाई थी। अगर पूरी ताकत से मारता, तो शायद उसका शरीर ही फट जाता। काफी देर बाद मेरी रेंशन मुश्किल से सिर उठा पाई। उसकी लाल आंखें नफरत से मुझे घूर रही थी। तूने सच में मुझे मारा। मैं धीरे धीरे उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। ऊपर से नीचे तक उसे देखते हुए मुस्कुराया। कैसा लगा? मार खाने का एहसास अच्छा होता है ना? इतना मत घूर। तूने पहले मेरे साथ जो किया था, उसके सामने ये तो 1% भी नहीं है। वो अब भी मुझे घूरती रही। मैं हंस पड़ा। चल ठीक है, इतना बुरा लग रहा है तो सॉरी बोल देता हूँ। मेरी हंसी और घमंडी लहजा सुनकर वो लगभग पागल हो गई। मर जा तू। अचानक वो पागल कुत्ते की तरह मेरी तरफ झपटी और सीधे मेरे हाथ पर दांत गड़ा दिए। ओए, तू इंसान है या कुतिया? छोड़। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ये औरत पागल होने पर सारी मर्यादा भूल जाएगी। अगर मेरा शरीर सिस्टम से मजबूत न हुआ होता, तो शायद वो सच में मेरे हाथ का मांस नोच लेती। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ये पागल औरत इतनी जोर से काटे हुए थी कि मुझे घसीटते हुए जमीन पर ले गई। फिर भी उसने दांत नहीं छोड़े। मैं पूरी तरह भड़क गया। बस बहुत हुआ। मैंने दूसरा हाथ उठाया और जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। चटाक, पूरा बंगला उस आवाज से गूंज उठा। उसका काला फ्रेम वाला चश्मा उड़कर दूर जा गिरा। कांच टूटकर फर्श पर बिखर गया। उसके गोरे गाल पर तुरंत 5 लाल उंगलियों के निशान उभर आए। मैं तुम्हें मार डालूंगी, मेरी रेंशन हिस्टेरिकल आवाज में चीखी। मैं ठंडी हंसी हंसा। अभी भी मुंह चला रही है। मैंने जमीन से वही कोड़ा उठाया जो वो लाई थी। अगर हिसाब बराबर करना है, तो ब्याज समेत होगा। उसका चेहरा डर से बदल गया। बिना चश्मे की वो आंखें सिकोड़कर मुझे देख रही थी। पहली बार उसे सच में डर महसूस हुआ। वो घबराकर उठी और भागने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। चटाक, कोड़ा उसकी पीठ पर पड़ा। तीखी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। आह, रुको, दर्द हो रहा है। आप जाकर उसे एहसास हुआ, जो दर्द वो पहले मुझे देती थी। वो कैसा लगता है? मैंने उसे औरत समझकर कोई नरमी नहीं दिखाई। कोड़ा लगातार उसके शरीर पर बरसता रहा। 1 बार, 2 बार, 10 बार, जब तक मेरा हाथ खुद थक नहीं गया। आखिरकार मैं भारी सांस लेते हुए रुका। आप माफी मांगो, उसने दर्द से कांपते हुए भी थूक निगला। थू, सपने में भी नहीं। मर जाऊंगी लेकिन तुझसे माफी नहीं मांगूंगी। ये गैरकानूनी है। मैं हंस पड़ा। ओह, आप तुम्हें कानून याद आ रहा है। जब तुम मेरे 7 सालों तक अत्याचार करती थी, तब कानून छुट्टी पर था क्या? मैं फिर से हाथ उठाने ही वाला था कि अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। उसका चेहरा बहुत ज्यादा लाल हो चुका था। सिर्फ दर्द से नहीं, उसकी आंखों और सांसों में कुछ अजीब था। दर्द, और उसके साथ कोई अजीब उत्तेजना मिली हुई। वो कांपती आवाज में बोली, मारो, अगर हिम्मत है तो मार कर दिखाओ। मैं अचानक रुक गया। दिल में अजीब सा डर उठा। रुको, कहीं ये मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। ये औरत कहीं मार खाने से खुश तो नहीं होती। मैंने तुरंत गिन से कोड़ा फेंक दिया। धतेरे की, ये सजा नहीं, इसे तो इनाम लग रहा है। मैं इतनी बुरी तरह असहज हो गया कि सीधे कमरे में भागा। अलमारी से कोई भी कपड़ा उठाकर उसकी तरफ फेंका। सच कहूं, मैं पूरी तरह घिन खा चुका था। शायद उसे भी एहसास हो गया था कि उसकी प्रतिक्रिया कितनी अजीब थी। वो चुपचाप कपड़े पहनने लगी, फिर दीवार के कोने में जाकर खड़ी हो गई, इतनी शर्मिंदा कि शायद पैर की उंगलियों से जमीन में 3 कमरों का फ्लैट खोद दे। अभी कुछ देर पहले वाली घमंडी रानी गायब हो चुकी थी। अब वहां सिर्फ एक शर्म से मुरझाया बैंगन खड़ा। मैं सोफे पर बैठकर सिगरेट सुलगा चुका था। कुछ देर पहले जो मानसिक प्रदूषण झेला था, उससे उबरने की कोशिश कर रहा था।
धुएं के बीच मेरी नजर कोने में खड़ी मेरी रेंशन पर पड़ी। वो चोरी छिपे मुझे देख रही थी, और वो नजर अजीब तरह से चमक रही थी, जैसे कोई भूखा इंसान खाने को देखता है। मैं तुरंत जोर से खांसा। खन इस अजीब माहौल को वहीं रोक दिया। फिर मैंने उंगली से उसकी तरफ इशारा किया। जा, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार कर। मेरी रेंशन एक पल के लिए जड़ हो गई। उसने खुद की तरफ उंगली की। तुम मुझसे बात कर रहे हो? धड़ाम, मैंने जोर से टेबल पर हाथ मारा और सिगरेट बुझा दी। यहाँ और कोई दिख रहा है? या अभी की पिटाई में कान भी खराब हो गए? तुम। उसकी आंखों में फिर वही अहंकार लौट आया। उसने मुठियां भींच ली। नामुमकिन, मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारी सेवा नहीं करूंगी। मैंने आंखें सिकोड़ ली। लगता है अभी भी अक्ल नहीं आई। मैं उठने ही वाला था कि अचानक रुक गया। मारपीट का असर इस अजीब औरत पर उल्टा हो रहा था। तो तरीका बदलना पड़ेगा। कचाक, मैंने टेबल पर रखा कांच का गिलास उठाया और एक हाथ से चूर चूर कर दिया। कांच के टुकड़े मेरी हथेली से नीचे गिरे। मेरी रेंशन की आंखें डर से सिकुड़ गईं। मैंने जमीन से एक तेज कांच का टुकड़ा उठाया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तुम क्या करने वाले हो? अगले ही पल मैंने उसका गला पकड़कर उसे दीवार से चिपका दिया। कांच का नुकीला टुकड़ा उसके चेहरे के पास ले गया। क्या बोलती है? तेरे चेहरे पर कछुआ बना दूं? तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। वो कांप रही थी, लेकिन अभी भी जिद दिखा रही थी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। देख ले, हिम्मत है या नहीं। कांच हल्का सा दबाया, उसकी त्वचा कट गई। खून की पतली रेखा बाहर निकल आई। जैसे ही दर्द महसूस हुआ, मेरी रेंशन सच में घबरा गई। मार खाना वो सह सकती थी, शायद उसका आनंद भी लेती थी, लेकिन चेहरा खराब होना वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं करूंगी, ठीक है, मैं पानी तैयार कर देती हूँ। मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया। बस ऐसे ही आज्ञाकारी बनकर रहो, तो बड़े भैया तुम्हें नहीं मारेंगे। मैंने उसके पीले पड़े चेहरे पर हल्की थपकी दी और कांच फेंक दिया। वो वहीं जमीन पर बैठ गई, चेहरा पकड़कर तेज तेज सांस लेने लगी। उसकी आंखों में साफ डर था। अब उसे सच में यकीन हो गया था, आज वाला मूंगे पागल है और कुछ भी कर सकता है। काफी देर बाद वो धीरे धीरे उठी, बिल्कुल डांटी हुई बहू की तरह सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, लेकिन 2 कदम बाद फिर रुकी। धीरे से मुड़ी और हिचकिचाकर बोली, लेकिन तुम्हारे कमरे में तो बाथटब ही नहीं है, उस टूटे हुए स्टोर रूम में आग तक नहीं। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, तुम नहाते कैसे थे? मैं हंस पड़ा। तेरा कमरा नहीं है क्या? वही नहाऊंगा। वो अभी समझ भी नहीं पाई थी कि मैंने अगला बम फोड़ दिया। सुन, आज से वो कमरा मेरा है। अपना सामान बाहर निकाल। और वो स्टोर रूम। मैंने ठुड्डी सहलाए और ठंडी मुस्कान दी। उसमें मेरी रेन्याओं का सामान डाल देना। आपसे वही कुत्ते के घर में रहेगा। किया। मेरी रेंशन का चेहरा बदल गया। अभी तक जो डर था, वो अचानक गुस्से में बदल गया। तुम श्याओ याओ को उस जगह रखोगे? उसकी आंखें लाल हो गईं। उसकी जिंदगी पहले ही बहुत दुखद है। तुम उसे और सताओगे। उसे डिप्रेशन है, पता है तुम्हें? अगर उसने खुदकुशी कर ली तो उसकी जिम्मेदारी लोगे तुम। उसकी हालत देखकर मुझे सिर्फ हंसी आ रही थी। अपने असली छोटे भाई के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार, और उस बिना खून के रिश्ते वाले नकली ग्रीन टी लड़के के लिए जान देने को तैयार। सच में कमाल का परिवार था। मेरी रेंशन गुस्से से कांपते हुए चिल्लाई, मूंगे, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, श्याओ याओ की चीजों को हाथ मत लगाना, वरना मैं जान दे दूंगी, लेकिन मम्मी पापा को सब बता दूंगी। इतना कहकर उसने तुरंत फोन उठा लिया। मेरे सामने ही मदद बुलाने वाली थी। मैंने सिर हिलाया। लगता है अभी की पिटाई काफी नहीं थी। उसकी आंखों में अब भी उम्मीद थी। उसे नहीं पता था, उसके माँ बाप तो पहले ही मुझसे डरकर आधे मर चुके हैं। बस यही अकेली अब तक सपनों में जी रही थी। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। जब बातों से समझ ना आए, तो फिर शरीर को समझाना पड़ता है। धड़ाम धड़ाम, कुछ भारी मुखों के बाद दुनिया फिर शांत हो गई। मेरी रेंशन जमीन पर पड़ी थी। होठों को काटते हुए आंसू बह रहे थे। लेकिन अजीब बात यह थी, उसके दर्द भरे चेहरे में कहीं हल्की सी खुशी भी छिपी थी। मैंने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, कुछ लोगों की आदत ही खराब होती है, जब तक पिटाई ना हो बात नहीं मानते। मैंने उसकी ठुड्डी पकड़कर सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें मुझसे नफरत से भरी थीं, जैसे मुझे जिंदा खा जाएगी। लेकिन उसका शरीर पूरी तरह ढीला पड़ चुका था। तभी उसकी नजर नीचे खिसकी, सीधे मेरी आधी खुली शर्ट पर जाकर रुक गई। सिस्टम से मजबूत हुआ शरीर,
उभरी हुई छाती, 8 पैक एब्स, और वो सब उसके चेहरे से सिर्फ कुछ इंच दूर था। गटक, मैंने साफ उसकी निगलने की आवाज सुनी। अगले ही पल, जैसे उस पर कोई जादू हो गया हो, उसकी आंखें धुंधली हो गईं। फिर अचानक उसने मेरी कमर पकड़ ली और पूरा चेहरा मेरे सीने में दबा दिया। वो पागलों की तरह मेरी खुशबू सूंघने लगी। बहुत अच्छी खुशबू, बहुत गर्म। मैं उछल पड़ा। अरे ओए, तू कर क्या रही है? मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। अभी थोड़ी देर पहले मारने दौड़ रही थी, आप सीधे छेड़छाड़ पर उतर आए। मुझे सच में लगा ये औरत कहीं मुझे काट ना खाए। इस वक्त मेरी रेंशन बिल्कुल भूखी पिशाच जैसी लग रही थी। वो मुझे कसकर पकड़े हुए थी। उसकी आंखों में ऐसी भूख थी कि मेरी रीढ़ तक ठंडी हो गई। दूर हट, मैंने उसे जोर से धक्का दिया और तुरंत पीछे हट गया। फिर फटाफट अपनी शर्ट के बटन बंद किए। तुझे कोई बीमारी है क्या? स्टॉकहोम सिंड्रोम का फाइनल बॉस, या पूरी पागल है? मैंने सिर हिलाया। सच में, लड़कों को बाहर खुद की सुरक्षा करनी चाहिए। ये औरतें बहुत खतरनाक होती हैं। धक्का मिलने के बाद मेरी रेंशन जैसे अचानक होश में आई। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। चेहरा लाल टमाटर बन चुका था। हे भगवान, मैंने अभी क्या कर दिया? वो खुद ही शर्म से मरने वाली थी। जिस इंसान को वो अभी दानव कह रही थी, उसी पर लटू हो गई, और ऊपर से खुद जाकर चिपक भी गई। मैं पानी तैयार करती हूँ। वो शर्म से मेरा चेहरा तक नहीं देख पा रही थी। चेहरा ढककर भागती हुई ऊपर चली गई। मैं उसकी भागती हुई पीठ देखकर मुस्कुराया। दिलचस्प। लगभग 10 मिनट बाद वो सीढ़ियों पर खड़ी थी, पूरी तरह शर्माई हुई, बिल्कुल डांटी गई छोटी बहू जैसी। धीरे से बोली, पानी तैयार है। मैं आराम से ऊपर गया, उस शानदार बेडरूम में दाखिल हुआ, जहां पहले मुझे सिर्फ घुटनों के बल फर्श साफ करने की इजाजत थी। कमरे में हल्की खुशबू फैली हुई थी, लेकिन मैंने बिल्कुल संकोच नहीं किया। सीधे माले की तरह अंदर चला गया। बाथरूम में पहुंचकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरी रेंशन सिर झुकाए दरवाजे के पास खड़ी थी। मैंने होठों पर हल्की मुस्कान लाई। खड़ी किया हो? मैंने दोनों हाथ फैलाए, जैसे ये बिल्कुल सामान्य बात हो। आओ, कपड़े उतारो और मुझे नहलाओ। मेरी रेंशन ने झटके से सिर उठाया। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। कांपती उंगली खुद की तरफ उठाकर बोली, तो तुमने अभी क्या कहा? उसी समय मैंने अचानक मो रेंसन की गर्दन पकड़ ली। धीरे धीरे झुककर उसके कान के पास गया और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में फुसफुसाया, क्या बात है? मैंने साफ नहीं कहा क्या? भूल गई कि पहले तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार करती थी? मेरी गर्म सांस उसके कानों से टकराई तो उसका पूरा शरीर कांप उठा। पहले वो ऊंचे सिंहासन पर बैठी रानी थी, और मैं जमीन पर पड़ा कालीन। जब वो नहाती थी, मुझे जमीन पर घुटनों के बल बैठकर उसके लिए तौलिया पकड़ना पड़ता था। जब वो बाथटब से निकलती, तो मेरे कंधों पर पैर रखकर बाहर आती, और ऊपर से आदेश, हिलना मत, ऊपर मत देखना। उसने मुझे इंसान तक नहीं समझा था, लेकिन अब वक्त बदल चुका था। अब उसकी बारी थी। मैंने देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो मेरी बांह कसकर पकड़कर कांपती आवाज में बोली, छोटे भाई, बस करो। दीदी को इतना मत सताओ। मैं ठंडे स्वर में हंसा। अब तुम्हें अपमान महसूस हो रहा है। मैं मुक्का उठाने ही वाला था, लेकिन तभी मुझे उसकी अजीब पसंद याद आ गई। कहीं ऐसा न हो कि ये पिटाई भी उसके लिए इनाम बन जाए, तो नुकसान तो मेरा ही होगा। मैंने हाथ वापस खींच लिया और होठों पर शैतानी मुस्कान उभरी। ठीक है, पैरों का पायदान नहीं बनना चाहती तो मत बनो। अंदर आओ और मेरी पीठ रगड़ो। ये भी नहीं, ज्यादा नखरे मत दिखाओ। मेरे सब्र की भी सीमा है। मेरा चेहरा बदलते ही वो डरकर तुरंत चुप हो गई। आखिर पीठ रगड़ना उस अपमान से तो बेहतर था जहां उसे कुत्ते की तरह पैरों तले रौंदा जाता। मैं कपड़े उतारकर बाथटब में लेट गया और ठंडे स्वर में बोला, शुरू करो। आप जाकर मो रेंसन ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें कसकर बंद थीं। चेहरा लाल हो चुका था। वो ऐसे हाथ टटोलते हुए मेरी तरफ बढ़ रही थी जैसे कोई अंधी लड़की रास्ता ढूंढ रही हो। और फिर पूरा नहाने का सीन एक आपदा बन गया। अरे, हाथ तो गर्म करो। सॉरी, बाल मत खींचो। माफ करना। मेरी आंख में उंगली क्यों डाल रही हो? आंखें खोलोगी भी? न, नहीं। आधा घंटा यूं ही हंगामे में निकल गया। जब तक खत्म हुआ, पानी तक ठंडा पड़ चुका था। मैंने मन ही मन पछताते हुए सोचा, ये तो किसी अंधे इंसान से नहलाने जैसा है। लेकिन सबसे खतरनाक बात ये थी, उसे इसमें जरा भी अपमान महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि जैसे जैसे वो मेरी पीठ रगड़ रही थी, उतना ही ज्यादा डूबती जा रही थी। उसका चेहरा लाल से लाल होता जा रहा था। अगर ये ऐसे ही चलता रहा, तो पता नहीं ये पागल औरत आगे क्या कर बैठती। मैं सच में डर गया।
जल्दी से कपड़े पहनकर सीधे बाहर निकल गया। पीछे मोरेंसन फर्श पर बैठी हाँफ रही थी। अजीब बात ये थी, उसके दिल में मेरे लिए जरा भी नफरत नहीं थी, बल्कि थोड़ा आनंद था। अगले 2 घंटे मेरे महासफाई अभियान के थे। मेरे दबाव में आकर मोरेंसन को उस नकली मोरेन्याओं का सारा सामान बाहर फेंकना पड़ा। हालांकि उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन मेरे मुखों को देखकर वो चुपचाप काम करती रही। उसने न सिर्फ कमरा खाली किया, बल्कि स्टोर रूम भी चमका दिया। रात 10 बजे तक वो पूरी तरह थककर सोफे पर गिर पड़ी, पसीने से लथपथ, सांसें तेज। तभी उसके धीमे दिमाग को आखिर कुछ अजीब लगा। माँ पापा और शाओ याओ कहाँ गए? अभी तक घर क्यों नहीं लौटे? उसने फोन उठाया, फिर वापस रख दिया। वो कॉल करना चाहती थी, लेकिन डर रही थी कि कहीं आवाज सुनकर मैं बाहर आकर उसे फिर न पीट दूं। आखिरकार उसने खुद को ही समझा लिया, जरूर फिर से घूमने गए होंगे। आखिर ऐसा पहली बार थोड़ी था। पूरा परिवार छुट्टियों पर चला जाता और उसे अकेला छोड़ देता। पहले वो काम में व्यस्त रहती थी, और मुझे तो वैसे भी साथ जाने लायक नहीं समझा जाता था। इतना पक्षपात होने के बावजूद भी वो खुद को समझाती रहती, श्याओ याओ बीमार है, उसे ज्यादा ध्यान चाहिए। मैं मन ही मन सोच रहा था, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसने कमरे का दरवाजा खोला। वही कमरा जो पहले उसका था, अब मेरा। लेकिन अंदर आते ही वो ठिठक गई। मैं बिना शर्ट के, पूरी तरह आराम से उसके सबसे प्यारे पोनी बेडशीट पर फैला हुआ था। अगर पहले की बात होती, तो वो चीखते हुए मुझे बाहर निकाल देती, लेकिन अब उसकी निगाहें मेरे शरीर पर अटक गईं। मजबूत मांसपेशियां, साफ उभरी हुई रेखाएं, सांसों के साथ ऊपर नीचे होती 8 पैक एब्स। मैंने साफ सुना, वो चुपके से लार निगल रही थी। मैंने करवट बदली और आलसी आवाज में कहा, क्या देख रही हो? फिर अपनी चौड़ी पीठ उसकी तरफ करते हुए बोला, इधर आओ, मेरी मसाज करो। आ मोरेंसन के मुंह से अनजाने में निकल गया, सच में कर सकती हूँ। बोलते ही वो खुद शर्म से मर गई। मैंने ये क्या बोल दिया? उसे खुद को 2 थप्पड़ मारने का मन हुआ। ये तो बिल्कुल भी शर्मीला व्यवहार नहीं था। मेरी रेंशन का चेहरा इतना लाल हो चुका था जैसे अभी धुआं निकल पड़ेगा। वो कुछ बोलकर सफाई देना चाहती थी, लेकिन मैंने चिढ़कर बीच में ही रोक दिया। जल्दी कर, मुझे अपनी बात दूसरी बार दोहरानी पसंद नहीं। वो हल्की सी कांपी, फिर धीरे से बिस्तर के किनारे बैठ गई। उसकी उंगलियां कांपते हुए मेरी पीठ पर टिकी। सस छूते ही वो ऐसे उछली जैसे कट लग गया हो। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि शायद खुद उसे भी सुनाई दे रहा था, लेकिन मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। मैंने बस आराम से कहा, हाथ नए हैं, लेकिन काफी नर्म हैं, बुरा नहीं लग रहा। उसे क्या पता, मेरे लिए ये बस एक साधारण तारीफ थी, लेकिन उसके लिए सीधा क्रिटिकल हिट। उसके दिमाग में तो जैसे गुलाबी बुलबुले फूटने लगे। उसने मेरी तारीफ की, वो अंदर ही अंदर पिघलने लगी। उधर दूसरी तरफ अस्पताल की वीआईपी वार्ड में माहौल शमशान जैसा था। नकली बेटा मेरेन्याओ पूरे शरीर पर पट्टियां बांध कर लेटा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मम्मी स्ट्रेचर पर रख दी गई हो। उसके पास वेई शेंगजिन और मेई रेनाई बैठे रो रहे थे। माँ, चिंता मत करो, बस हल्की चोट है। वो अभी भी मजबूत बनने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन बगल में खड़ा डॉक्टर आखिरकार तंग आ गया। उसने आंखें घुमाई। हल्की चोट? अरे भाई, इसका चेहरा तो चौकोर हो चुका है। ऐसा लग रहा जैसे हाथी पैर रखकर गया हो। ठीक होने के बाद भी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी, वरना जिंदगी भर मक्खी मारने वाला बेट लेकर घूमेगा। पास खड़ी नर्स हंसी रोकते रोकते मर गई। जल्दी से मुंह ढक लिया। आखिर वो प्रोफेशनल थी। क्या मक्खी मारने वाला चेहरा? वे शेंगजिन वहीं टूट गई। मेरा बच्चा, तेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? पहले से शरीर कमजोर था, अब चेहरा भी खराब हो गया। वो रोते रोते बेहोश होने वाली थी। मेरी रेनाई जल्दी से उसे संभालने लगी। माँ, डॉक्टर ने कहा है सर्जरी हो सकती है, श्याओ याओ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बात मुंह पर आई, उसकी आंखों में दर्द साफ दिखने लगा। माँ, ये सब आपकी गलती नहीं है। मुंह पागल हो चुका है। मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था, इमोशनल डिसऑर्डर सिंड्रोम। ऐसे लोग बेहद हिंसक हो जाते हैं, किसी को नहीं पहचानते, उनमें भावनाएं ही नहीं बचती। आज का पूरा खून खराबा याद आते ही वो कांप गई। माँ को छोड़कर पूरा परिवार पिट चुका था। नकली बेटा बेढंगा हो गया, पिता की कमर टूट गई,
बड़ी बहन की हालत भी खराब, और तीसरी बहन, उसका सोचते ही मेरी रेनाई की रीढ़ में ठंड उतर गई। बहुत डरावना था। बे शेंगजिन जैसे तिनके का सहारा पकड़ चुकी थी। उसने घबराकर बेटी का हाथ पकड़ लिया। ये बीमारी ठीक हो सकती है ना? लेकिन बिस्तर पर पड़ा नकली बेटा अंदर ही अंदर चौकन्ना हो चुका था। मानसिक बीमारी, अगर सच में मुगे को पागल घोषित कर दिया गया, तो उसकी पिटाई का बदला कैसे मिलेगा? पहले वो सोच रहा था मुगे को जेल भिजवाएगा, लेकिन अब उसकी आंखों में चालाकी चमकी। नहीं, उसे हमेशा के लिए हटाना होगा। पागल खाने भेज दो, जिंदगी भर के लिए। ये सोचते ही उसने तुरंत सफेद कमल मोड ऑन कर दिया। दर्द सहते हुए उसने वे शेंगजिन के आंसू पोंछे, चेहरे पर मासूमियत चिपकाकर बोला, माँ, मत रोइए, सब मेरी गलती है। अगर मैंने भैया को नाराज ना किया होता, तो वो बीमार होकर पापा और दीदियों को नहीं मारते। आगे से मैं उनका ध्यान रखूंगा, चाहे वो मुझे मार डालें, मैं सह लूंगा। बस परिवार सुरक्षित रहे। मेरी थोड़ी तकलीफ मायने नहीं रखती। अगर उसका चेहरा सूजा हुआ सूअर जैसा ना होता, तो सच में कोई उसे भारत रत्न दे देता। वे शेंगजिन तो पूरी तरह पिघल गई। इतना समझदार बच्चा। फिर उसे अपना असली बेटा याद आया, जो सिर्फ मुठियां चलाता था। आखिर उसने लाल आंखों से फैसला सुनाया, शाओ याओ, माँ अब तुम्हें और चोट नहीं लगने देगी। घर लौटकर मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। हम मुगे को मानसिक अस्पताल भेज देंगे। जब वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा, तब उसे वापस लाएंगे। मोरेन्याओ अंदर ही अंदर खुशी से पागल हो चुका था, लेकिन चेहरे पर उसने डर और चिंता का अभिनय किया। मानसिक अस्पताल जैसी जगह, भाई वहां कैसे रह पाएंगे? उन्हें बहुत तकलीफ होगी। फिर उसने जैसे अचानक कुछ याद किया, और भाई की तो लियू रुयान दीदी से शादी होने वाली है। लियू परिवार का क्या होगा? वो लोग आसान नहीं हैं। तभी बगल में खड़ा मोरेनाए आग में घी डालते हुए बोला, तो क्या हुआ? माँ भी ठंडी हंसी हंसी, और फिर ऐसा बम फोड़ा कि पूरा माहौल बदल गया। अगर लियू परिवार सच में शादी चाहता है, तो शाओ याओ भी मेरा बेटा है। वो शादी कर सकता है। वैसे भी रुयान उस मूंगे को पसंद नहीं करती। बस तय रहा, किया, मैं लियू रुयान से शादी कर सकता हूँ। मोरेन्याओ की आंखें चमक उठी। उसके दिमाग में तुरंत उस खूबसूरत हॉट फिगर वाली मंगेतर की तस्वीर घूम गई। उसे लगा जैसे जिंदगी अचानक स्वर्ग बन गई हो। मूंगे को पागल खाने भेजो, घर की संपत्ति हासिल करो, और ऊपर से खूबसूरत पत्नी भी मिल जाए। ये पिटाई तो सच में फायदे का सौदा निकली। उसने मन ही मन जहरीली हंसी हंसी। मूंगे, अब तू जिंदगी भर मानसिक अस्पताल में सड़ेगा। छी। नींद में मैंने अचानक चीख मारी। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर पर कोई भारी पत्थर रखा हो, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बस करवट बदल कर फिर सो गया। अगली सुबह एक तेज चीख ने पूरे विला की शांति तोड़ दी। आह! मोरेंसिन धड़ाम से फर्श पर गिरी। वो दर्द से कराहते हुए उठी और अपनी दुखती कमर पकड़ ली। चेहरे पर पूरी बेवकूफी भरी हैरानी थी। वो तो आराम से सपना देख रही थी, लेकिन किसी ने उसे सीधे बिस्तर से लात मारकर नीचे गिरा दिया था। मैं बिस्तर पर बैठा उसे घूरते हुए बोला, सुबह सुबह क्यों चीख रही हो? कल रात ऑक्टोपस की तरह मुझसे चिपकी हुई थी। ऊपर से इतना लार टपका रही थी कि मेरी छाती तक भीग गई। अगर मैं सावधान न रहता, तो मेरी इज्जत ही लुट जाती। मैंने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, लड़कों को बाहर सच में अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। तब तुम। मोरेंसिन का चेहरा तुरंत टमाटर से भी ज्यादा लाल हो गया। वो गुस्सा करना चाहती थी, लेकिन दिमाग में बार बार कल रात वही एहसास घूम रहा था। मेरी बाहों में लेटे रहने वाला अजीब सा सुकून। नतीजा, गुस्सा तो दूर, वो शर्म से मेरी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। हालांकि बिस्तर से नीचे वो गिरी थी, लेकिन माहौल ऐसा लग रहा था जैसे असली बदमाश वही हो जिसने फायदा उठाया हो। तभी नीचे से शोर सुनाई दिया, तेज कदमों की आवाजें, और फिर माँ और मोरेनाई की चीखती आवाजें। शाओ याओ का कमरा खाली क्यों है? घर में चोर घुस आया क्या? उस पागल के अलावा और कौन होगा? जरूर जलन में आकर उसने कमरा कब्जा लिया। ये सुनते ही मोरेंसिन घबरा गई। ओह नहीं, वो लोग वापस आ गए। वो जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगी और घबराकर मुझे खींचने लगी। जल्दी छुप जाओ, अगर उन्होंने हमें एक कमरे में देख लिया तो गलत समझेंगे। मैंने उसे ऐसे देखा जैसे वो दुनिया की सबसे बेवकूफ इंसान हो। ये लड़की सच में पिट पिट कर बेवकूफ हो गई है क्या?
पहले तो मैं रोज सुबह अंधेरा रहते उसके कमरे में आता था उसकी सेवा करने, तब उसे कभी गलतफहमी का डर नहीं लगा। अब अचानक इतनी शर्म, मैंने झुंझलाकर उसका हाथ हटाया। छुपना किसे चाहिए, आप डरने की बारी उनकी है। मैं सीधे दरवाजे तक गया और जोर से उसे खोल दिया। मोरेनसिन डर के मारे चीखी और भागकर बाथरूम में छुप गई। डरपोक कहीं की, बाहर, माँ, मोरेनाए और पट्टियों में लिपटा हुआ मोरेन्याओ, तीनों गुस्से से भरे चले आ रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे मोरेनसन के कमरे से निकलते देखा, तीनों कुछ पल के लिए रुक गए। मोरेनाए की आंखों में तुरंत तिरस्कार भर गया। तो तू यहाँ छुपा था? सच में, सिर्फ तीसरी बहन ही तेरे जैसे घटिया इंसान को बर्दाश्त कर सकती है। लगता है कल वाला पागलपन खत्म हो गया। फिर से वही पुराना निकम्मा बन गया जो दीदी के पीछे जूते उठाता फिरता है। ये सोचते ही उसका आत्मविश्वास वापस आ गया। उसने बगल के खाली कमरे की तरफ इशारा किया और अपराधी की तरह पूछताछ करने लगी। मुंगे, श्याओ याओ का सामान तूने बाहर फेंका है ना? उसकी आंखों में मेरे लिए वही पुरानी घृणा थी, जैसे वो किसी इंसान को नहीं, कूड़े के ढेर को देख रही हो। तुम्हें कमरा चाहिए था तो माँ से बोल सकते थे। माँ ने फिर वही उपदेश देने वाला चेहरा बनाकर कहा। लेकिन अपने छोटे भाई का सामान फेंक देना, ये बहुत बदतमीजी है। परिवार इंसान की सबसे कीमती दौलत होता है। यहाँ तक कि पट्टियों में लिपटा मोरेन्याओ भी मासूम बनने लगा। हाँ भाई, मैं आपको दोष नहीं देता। मुझे पता है आप बीमार हैं। मैं सब समझता हूँ। मैंने कान खुजाते हुए उन तीनों ड्रामेबाजों को देखा। सच में, पूरा परिवार ऑस्कर जीतने लायक है। कल तक पिट पिट कर रो रहे थे, और आज फिर अकड़ लौट आए। अगर मरने का इतना ही शौक है, तो ठीक है। चटाक, बिना एक शब्द बोले मैं सीधा आगे बढ़ा और मोरेनिया के मम्मी वाले चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इतनी भयानक ताकत थी कि वो पूरा का पूरा घूम गया। सचमुच हवा में लट्टू की तरह घूमते हुए उसने आधा थॉमस पिन लगा दिया, और फिर धड़ाम, सीधे मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। पूरा घर कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। माँ और मोरेनाई दोनों मुंह फाड़े जम गए। मैंने आराम से हाथ झाड़े और ठंडी नजरों से कहा, इतना बकवास क्यों कर रहे थे? सिर दर्द होने लगा था। अगले ही पल पूरी हवेली में सुअर काटने जैसी चीख गूंज उठी। आहे, श्याओ याओ, बेटा आंखें खोल। माँ उसे पकड़कर इतनी जोर से हिला रही थी कि मैं हंसी रोकते रोकते मर गया। ये चिंता कर रही है या सीधे मारने की कोशिश? बेचारा मोरेन्याओ सफेद आंखें निकाल रहा था। अगर उसका शरीर पहले से टूटा न होता, तो शायद उठकर अपनी माँ को ही थप्पड़ मार देता। हिलाना बंद कर पागल औरत, सीधे ऊपर भेज देगी। तभी मोरेनाई फिर बहादुरी दिखाते हुए आगे आया। उसने कांपती उंगली मेरी तरफ उठाई। मूंगे, तुम जानवर हो। माँ इतनी विनती कर रही थी फिर भी तुमने हाथ उठाया। तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता। मैंने उसकी तरफ देखा। अच्छा, अब भी मुंह बहुत चल रहा है, तो बंद करना पड़ेगा। धड़ाम, धड़ाम, दो सीधे मुंह उसके पेट में पड़े। अभी तक अकड़ दिखाने वाला मोरेनाई तुरंत पेट पकड़कर नीचे बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे दर्द में स्क्वाट्स कर रहा हो। तब तुमने फिर मारा। उसकी आंखें लाल हो गईं। दर्द से सांस टूट रही थी, लेकिन नजरों में अभी भी जिद थी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ मुट्ठी उठाई। वाह, हड्डियां अभी भी मजबूत हैं। इज्जत में एक और कॉम्बो दे दूं। बस इतना सुनना था। उसकी पूरी मानसिक दीवार टूट गई। वाह, मत मारो। वो वहीं बैठकर बच्चे की तरह रोने लगा। गलती हो गई, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने संतोष से सिर हिलाया। अब आया ना मजा। कुछ लोग प्यार से नहीं समझते। हड्डियां बजाओ तब याद रहता है कि असली बॉस कौन है। बस, अचानक माँ हिस्टेरिकल चीख के साथ मोरेनियाओ के आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मुझे जिंदा खा जाएगी। अब तक सभ्य औरत बनने का नाटक कर रही ये अमीर महिला आखिर फट चुकी थी। मूंगे, तुम अपने परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं ठंडी हंसी हंसा। माँ, ये शब्द तुम्हारे मुंह से सुनकर उल्टी आने लगती है। फिर मैं सीधे उसकी तरफ झुककर गरजा, इतना चिल्ला क्यों रही हो? आवाज ऊंची होने से सही नहीं हो जाती। मेरी दहाड़ से मोरेन्याओ तक झटके से होश में आ गया। मैंने माँ के आंसू भरे चेहरे को घृणा से देखा। दिल में उबाल उठ रहा था। तुम खुद को माँ कहने लायक भी हो। तुम्हारा असली बेटा सालों तक गायब रहा। तुमने कभी ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। फिर एक पालित बेटे को पकड़कर उसे खजाने की तरह पालती रही।
जब मैं वापस आया और उस नकली बेटे ने मुझे सताया, तब भी तुम हमेशा उसी की तरफ खड़ी रही। वो नकली बेटा लग्जरी कारों में घूमता रहा, ब्रांडेड कपड़े पहनता रहा, घर का राजकुमार बना रहा, और मैं, तुम्हारा असली बेटा, नौकर की तरह पूरे घर की सेवा करता रहा। अपना खर्च खुद कमाया। तुम लोगों ने मुझ पर लगातार दबाव डाला, मुझे किडनी दान करने के लिए मजबूर करना चाहा, मुझसे कहा कि मैं इस निकम्मे की जिंदगी संभालूं। दादाजी के शेयर तक इसके नाम करवाना चाहते थे। मैंने उसकी आंखों में घूरते हुए आखिरी बार किया, सच सच बताओ, ये मोरेन्याओ तुम्हारा गोद लिया बेटा है या बाहर का नाजायज बच्चा? ये शब्द गिरते ही पूरा घर मौत जैसी खामोशी में डूब गया। माँ का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, उसका मुंह खुला रह गया, लेकिन जवाब में एक शब्द भी नहीं निकल पाया, क्योंकि मैंने जो कहा था सब सच था। उधर बाथरूम में छिपी मोरेन्सिन भी अपना मुंह दबाकर रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तो इतने सालों तक उसने इतना सब सहा, लेकिन अब ये पछतावा बहुत देर से आया था। देर से मिला प्यार घास से भी सस्ता होता है। तू पागल हो चुका है। माँ कांपते हाथों से फोन निकाल चुकी थी। उसने किसी नंबर पर कॉल मिलाई। उसकी आंखों में अब फैसला साफ दिख रहा था। अंदर आइए, कुछ लोग और लाइए, मरीज हिंसक है। मरीज। मैंने भौं उठाए और आराम से दरवाजे से टिक गया। ठीक है, देखते हैं आज ये लोग कौन सा नाटक खेलते हैं। 3 मिनट भी नहीं बीते थे कि ठक 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 भारी कदमों की आवाज पूरे दूसरे माले में गूंज उठी। 7 मजबूत आदमी सफेद कोट पहनकर अंदर घुसे। उनके कपड़ों पर लिखा था मोदू मानसिक चिकित्सालय। सबसे आगे था एक गंजेपन से जूझता मध्यम उम्र का आदमी, डायरेक्टर ली। कमरे में घुसे ही उसने चारों तरफ नजर डाली। फर्श पर पड़ा मम्मी बना मोरेन्याओ, रोती हुई लड़की, और बीच में पूरी शांति से खड़ा मैं। वो एक पल को रुक गया, लेकिन प्रोफेशनल आदत के कारण तुरंत बोला, मैडम, मरीज कौन है? माँ ने गहरी सांस ली। कांपती उंगली मेरी तरफ उठी। वो उसे ले जाए। डायरेक्टर ली ने मेरी तरफ देखा। सच कहे तो मैं इस समय पूरी तरह सामान्य दिख रहा था। साफ कपड़े, शांत चेहरा, ऊपर से मैंने उसे सभ्यता से सिर हिलाकर नमस्ते भी कर दिया। ये आदमी मानसिक रोगी लगता है क्या? उसके चेहरे पर साफ शक उभरा। मैडम, ये युवक तो काफी सामान्य लग रहा है। कोई मेडिकल आधार? माँ तुरंत चीखने लगी। ये मारता है, बहुत हिंसक है। अपने पिता को मारा, भाई बहनों को मारा, जिसे देखो उसी को पीटता है। ये सुनते ही डायरेक्टर ली गंभीर हो गया। परिवार पर अंधाधुंध हिंसा, हम गंभीर उन्मादी प्रवृत्ति हो सकती है। फिर उसने अफसोस से मुझे देखा। अफसोस, इतना अच्छा दिखने वाला लड़का, और दिमाग खराब निकला। उसने 2 आदमियों को इशारा किया। वे मेरी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं घबराया। मैं हल्का सा मुस्कुराया। डायरेक्टर ली, सही, मेरा नाम मुगे है। वो रुक गया। ठीक है, बताए, आपने अपने परिवार को क्यों मारा? मैंने जमीन पर पड़े मोरेन्याओ की तरफ इशारा किया। होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान उभरी। क्योंकि पूरा परिवार मानसिक बीमार है। मैं बस उनका इलाज कर रहा हूँ। पूरा कमरा शांत हो गया। सारे डॉक्टर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मैंने उस मम्मी की तरफ इशारा किया और शांत लेकिन गूंजती आवाज में बोला, देखिए उस गोद लिए बेटे को। महंगी गाड़ियाँ, सुंदर लड़कियाँ, जो चाहे वो मिलता है। पूरा परिवार उसे भगवान की तरह पूजता है। फिर मैंने खुद की तरफ इशारा किया, और मैं, असली बेटा, घर लौटकर नौकर बना दिया गया। कपड़े धो, खाना बनाओ, और ऊपर से मार डांट अलग। मेरी जिंदगी तो अनाथालय से भी बदतर थी। मैंने डायरेक्टर ली की आंखों में देखते हुए कहा, आप एक्सपर्ट हैं, आप ही फैसला कीजिए। जो माता पिता गोद लिए बेटे पर जान लुटाएं और असली बेटे का खून चूसें, क्या उनका दिमाग खराब नहीं है? ये सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। मानसिक अस्पताल के डॉक्टर अब माँ को अजीब नजरों से देखने लगे। उनके चेहरों पर साफ लिखा था, वाह, ये तो लेवल से बाहर वाले बेवकूफ माँ बाप निकले। असली बेटा नौकर, नकली बेटा राजा। ऐसी हालत में कौन नहीं फटेगा? लड़के ने मारा तो गलत क्या किया? लेकिन तभी माँ घबरा गई। उसकी आंखें लाल हो गईं, और उसने ऐसा बयान दिया कि कमरे में मौजूद सबके दिमाग हिल गए। मुगे, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? इन सालों में जब तुम गायब थे, श्याओ याओ ही था जिसने हमारा साथ दिया। अगर वो न होता तो हम अकेले मर जाते।
उसने इस परिवार के लिए कितना कुछ किया है। तुम जानते भी हो, तुम असली बेटे हो। तुम्हें तो उसके सामने घुटनों पर बैठकर शुक्रिया कहना चाहिए कि उसने तुम्हारी जगह माँ बाप की सेवा की। फिर तुम उससे नफरत क्यों करते हो? वो इतना समझदार बच्चा है। उसने आखिर किया क्या है? वो बोलती चली गई। और सुनो, तुम तो असली बेटे हो। आगे चलकर पूरा मो ग्रुप और सारी संपत्ति तुम्हारी ही होगी। मैं आज तुम्हारे साथ सख्ती करती हूँ, ताकि तुम आत्मनिर्भर बनो। ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है। इतना बोलते बोलते वो खुद ही भावुक होकर रोने लगी। आंसू टप टप गिरने लगे। मैं उसे देखता रह गया। फिर मेरे मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, वाह, ये तो सच में दुनिया का सबसे खतरनाक ब्रेन वॉशिंग सेशन है। आज की तकलीफ तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए है। माँ अभी भी वही जहरीला मोटिवेशनल भाषण दे रही थी। लेकिन सच तो ये था, उसके सपनों वाली रोटी इतनी बड़ी थी कि कभी पकनी ही नहीं थी। और उस माँ के प्यार वाली चिकन सूप में पूरा जहर मिला हुआ था। पास खड़े डायरेक्टर ली के सिर में झंझनाहट होने लगी। अब वो मुझे नहीं, माँ को अजीब नजरों से देख रहा था। उसे पूरी कहानी समझ आ चुकी थी। ये तो क्लासिक असल बेटे की त्रासदी है। सारा प्यार गोद लिए बेटे को, और असली बेटे के साथ अमानवीय व्यवहार किसी भी इंसान को पागल बनाने के लिए काफी है। उसने मन ही मन सोचा, ऐसे माता पिता के साथ रहकर भी अगर लड़का मानसिक रूप से सामान्य रहे, तो वो मेडिकल मिरेकल होगा। मैंने माँ को घूरा। उसका वो बेचारी त्यागमयी माँ वाला चेहरा देखकर मेरी मुठियां कस गईं। बुढ़िया, अब भी नाटक कर रही है। अगर तू मेरी जन्म देने वाली माँ न होती, तो अभी एक मुक्के में ऊपर पहुंचा देता। तब तुम, माँ गुस्से से कांपने लगी। आखिर उसने दांत भींचे और डायरेक्टर ली पर चीख पड़ी, जल्दी इसे ले जाए, अभी के अभी। डायरेक्टर ली कुछ पल झिझका। उसे मुझ पर तरस आ रहा था, लेकिन आखिर वो पैसे लेकर आया था। उसने आह भरी और मेरे सामने आकर बच्चों को मनाने वाली आवाज में बोला, बेटा, मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूँ, लेकिन मारपीट गलत है। ऐसा करते हैं, तुम हमारे साथ अस्पताल चलो। बस कुछ साधारण टेस्ट होंगे। अगर तुम बिल्कुल ठीक निकले, तो हम तुरंत तुम्हें वापस छोड़ देंगे। मैं भीतर ही भीतर हंसा। मुझे बच्चा समझ रखा है क्या? एक बार मानसिक अस्पताल के अंदर गए, तो स्वस्थ आदमी को भी मरीज बना देंगे। मैं ठंडी हंसी के साथ आगे बढ़ने ही वाला था कि नहीं, कोई इन्हें नहीं ले जाएगा। अचानक एक छोटी सी आकृति दौड़कर मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसने दोनों हाथ फैलाकर मुझे पीछे ढक लिया, ठीक किसी अपने बच्चों को बचाती मुर्गी की तरह। मैं ठिठक गया, माँ ठिठक गई, यहाँ तक कि तमाशा देखने को तैयार मोरेनाई भी दंग रह गया। तीसरी बहन, तुम पागल हो गई हो क्या? आज ऑफिस नहीं गई और यहाँ ड्रामा कर रही हो। मेरे सामने खड़ी थी मोरेनसन, वही तीसरी बहन, जो हमेशा मेरे प्रति सबसे ज्यादा ठंडी रहती थी। मैं उसकी कांपती पीठ को देखकर सोच में पड़ गया। ये क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तो मुझे रोक रही थी, अब अचानक मेरी ढाल बन गई। क्या सच में दो मुखों ने इसकी बुद्धि के सारे चक्र खोल दिए? मोरेनसन की आंखें लाल थीं, लेकिन वो अपनी जगह से हिली तक नहीं। माँ, मूंगी बीमार नहीं है। आप उन्हें उस जगह कैसे भेज सकती हैं? वो आपके असली बेटे हैं। माँ गुस्से से फट पड़ी, हट जा रास्ते से, तुम्हारा भाई पागल हो चुका है। मैं उसका इलाज करवा रही हूँ, तू बीच में मत पड़। वो उसे खींचने दौड़ी, लेकिन मोरेनसन ऐसे खड़ी रही जैसे पैरों में जड़ें उगाए हों। एक इंच नहीं हिली। आंसू उसके चेहरे पर लगातार बह रहे थे। मैं बीच में नहीं पड़ रही। गलती आप लोगों की है। फिर उसने आखिर वो बात कह दी, जो सालों पहले कह देनी चाहिए थी। इन सालों में घर में कुछ भी खोया, कोई घायल हुआ, हर चीज का दोष मूंगे पर डाल दिया गया। लेकिन हमने कभी ये सोचने की कोशिश ही नहीं की कि शायद कोई जानबूझकर उन्हें फंसा रहा है। शायद वो गोद लिया बेटा उन्हें घर से निकालना चाहता था। मैं अब आपको उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। उस पल मोरेनसन सच में जाग चुकी थी। हालांकि ये न्याय बहुत देर से आया था, लेकिन फिर भी उसकी चमक चुभ रही थी। लेकिन मोरेनाय ये सब सुन नहीं पाया। वो तुरंत आगे बढ़ा और उसे खींचने लगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उस हिंसक आदमी को बचा रही हो। माँ जो कर रही हैं वो परिवार के लिए कर रही हैं। आप एक बड़ी और एक छोटी, दोनों औरतें मिलकर मोरेनसन को हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जिद की दीवार बन चुकी थी। माँ का धैर्य आखिर टूट गया। उसका चेहरा डरावना हो उठा।
फिर उसने धीरे से डायरेक्टर ली को एक इशारा किया। डीन ली सब समझ गया। उसने हाथ हिलाकर दो हटे कट्टे आदमियों को इशारा किया कि उस लड़की को खींचकर अलग करो। ध्यान रहे, उसे चोट मत लगने देना। जैसे ही उन दोनों की खुरादुरी हथेलियां मेई रेंशिन के कंधों को पकड़ने वाली थी, उसने निराशा में आंखें बंद कर लीं। नहीं, उसी पल पीछे की ओर से एक मजबूत हाथ अचानक आगे बढ़ा और दोनों आदमियों की कलाइयों को लोहे की पकड़ की तरह जकड़ लिया। वे चाहकर भी हिल नहीं पाए। मैं मेई रेंशिन के पीछे से सिर बाहर निकालते हुए उन दोनों को देखकर मुस्कुराया। मेरे चेहरे पर सफेद चमकते दांत डरावनी चमक बिखेर रहे थे। ये दोस्तों, एक गेम खेलोगे? दोनों आदमी एक पल के लिए हक्का बक्का रह गए। वे अभी समझ भी नहीं पाए थे कि मैंने क्या कहा है। इस गेम का नाम है बॉलिंग। मेरी बात खत्म होते ही मैं बिजली की तरह उछला। मेरी टांगें कोड़े की तरह घूमी। धड़ाम धड़ाम, दो भारी आवाजें लगभग एक साथ पूरे हॉल में गूंज उठीं। करीब 180 किलो वजन वाले वे दोनों आदमी पल भर में सिकुड़कर झींगे जैसे मुड़ गए। उनके शरीर जमीन से उछलकर पीछे जा गिरे। भयानक टक्कर की ताकत उन्हें पीछे खड़ी भीड़ में जा पटकी। एक ही झटके में कई लोग जमीन पर गिर पड़े। पूरा हॉल चीखों और हड़कंप से भर गया। और फिर अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ था। सबकी डरी हुई निगाहों के बीच में एक कदम आगे बढ़ा और पलक झपकते ही डीन ली के सामने पहुंच गया। मैंने एक हाथ से उसका गला पकड़ लिया और उस गंजे मध्यम उम्र के आदमी को ऐसे हवा में उठा लिया जैसे कोई मुर्गी का बच्चा उठा रहा हो। डीन ली के पैर हवा में लटक गए। उसका चेहरा बैंगनी पड़ गया। आंखें बाहर निकलने को थीं। उसने मेरी आंखों में साफ साफ हत्या की नीयत देख ली थी। वह नजर, मानो किसी इंसान को नहीं, बल्कि एक मामूली चींटी को देख रही हो। डर के मारे उसकी आत्मा तक कांप उठी। ये लड़का आखिर है क्या? सिर्फ 2 किक्स में 2 प्रोफेशनल बॉडीगार्ड को खत्म कर देना। क्या किसी इंसान में इतनी ताकत हो सकती है? रुको, कुछ मत करो। डीन ली बेतहाशा मेरे हाथ पर थपथपाने लगा। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से शब्द निकले। किसी को मारना कानूनन जुर्म है। नौजवान, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, गुस्से में मत आओ। कानून? मैंने सिर टेढ़ा किया और चेहरे पर बेहद मासूम, बेहद विनम्र मुस्कान ला दी। फिर मैं उसके कान के पास झुककर धीमी आवाज में बोला, डीन ली, शायद आप एक बात भूल गए हैं। अभी कुछ देर पहले तो आपने खुद ही मुझे मानसिक रोगी घोषित किया था। तो बताइए, अगर एक पागल आदमी किसी को मार दे, उसे कितने साल की सजा होगी? उस पर डीन ली को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों से लेकर सिर तक बर्फीली ठंड दौड़ गई हो। वो डर जो सीधे आत्मा की गहराइयों से निकलता है। एक ऐसा पागल जिसके हाथ में हत्या का लाइसेंस हो, उससे आखिर कौन टकराना चाहेगा? नहीं नहीं। डीन ली पागलों की तरह सिर हिलाने लगा। उसकी जीने की इच्छा अचानक चरम पर पहुंच गई। वो पूरी ताकत से चीखा, तुम बीमार नहीं हो, बिल्कुल नहीं, तुम पूरी तरह सामान्य हो। दुनिया के सबसे सामान्य इंसान हो तुम। लेकिन तभी उसी समय धड़ाम, एक भयानक आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। मेरी मुट्ठी के नीचे की सख्त टाइलें पल भर में चटक गईं। दरारें मकड़ी के जाले की तरह तेजी से फैलती हुई सीधे डीन ली के पैरों तक पहुंच गईं। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया। मेरे होठों के कोने से हल्का सा खून बह रहा था। मैं मुस्कुराया। डीन ली, आप बताए, क्या मैं सच में मानसिक रोगी लगता हूँ? डीन ली डर के मारे सीधे जमीन पर धड़ाम से बैठ गया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह मुझे ऐसे देख रहा था मानो इंसान की खाल में छिपा कोई राक्षस सामने खड़ा हो। अगर यह मुक्का किसी इंसान पर पड़ता, तो शायद शरीर जोड़ने लायक भी नहीं बचता। नहीं, बिल्कुल नहीं। डीन ली अब एक सेकंड भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर पाया। भले ही माँ हिस्टीरिया में चीख चीख कर उसे रोक रही थी, लेकिन उसने पलक कर तक नहीं देखा। वह अपने आदमियों को लेकर लगभग रेंगता हुआ उस विला से भाग निकला। रास्ते के कांटे हट चुके थे। अब असली खेल शुरू होना था। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ और सिर घुमाकर कमरे के कोने में सिमटे कांपते हुए परिवार वालों को देखा। मेरे होठों पर ठंडी हंसी उभरी। अब हमारे हिसाब किताब की बारी है। माँ का सबसे बड़ा सहारा भी भाग चुका था। डर के मारे उसके पैर कांपने लगे और वह धम्म से जमीन पर बैठ गई। वह घबरा कर चीखी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या तुम मुझे भी मारोगे? चिंता मत करो। मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मेरी नजर उसके पार जाकर उस लड़के पर टिक गई जो अब तक उसके पीछे छिपा हुआ था। मेरे चेहरे पर बेहद क्रूर मुस्कान फैल गई। तुम्हें तो अपने इस प्यारे गोद लिए बेटे से बहुत प्यार है ना? उसके लिए तुमने मुझे पागल तक साबित कर दिया। तब तुम क्या करना चाहते हो?
मेई रेन्याओ डर के मारे जमीन पर हाथ टिकाकर पीछे सरकने लगा। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उसके जवाब में मेरी सबसे खतरनाक फोशान नो शेडो किक चली। आधा घंटा बाद अस्पताल के बाहर मेई लियांगशन अभी अभी डिस्चार्ज की प्रक्रिया पूरी करके कंपनी लौटने की तैयारी कर रही थी ताकि जमा हुआ काम संभाल सके। तभी तीखी पुलिस सायरन की आवाज आसमान चीरती हुई गूंजी। एक एम्बुलेंस तेजी से आकर रुकी। स्ट्रेचर को हड़बड़ी में बाहर निकाला गया। डॉक्टर, जल्दी मेरे बेटे को बचाइए। वह दिल दहला देने वाली चीख सुनकर मेई लियांगशन रुक गई। उसने हैरानी से पलट कर देखा। माँ रोते हुए स्ट्रेचर के पीछे भाग रही थी। उसके साथ एक लड़की भी थी जिसका चेहरा सूझकर पहचान से बाहर हो चुका था। माँ, शियाओए। मेई लियांगशन पूरी तरह स्तब्ध रह गई। वह तुरंत दौड़कर माँ को संभालने पहुंची और स्ट्रेचर पर पड़े मेई रेन्याओ को देखकर उसका दिल जोर से कांप उठा। माँ, ये सब क्या हुआ? शियाओ याओ और शियाओए की ऐसी हालत कैसे हो गई? उस पागल की वजह से। मेई रेने ने अपने सूजे हुए नीले पड़े चेहरे को पकड़ते हुए दर्द से सांस खींची। उसकी आंखों में जहरीली नफरत भरी थी। वो सचमुच पागल हो गया है। सिर्फ मेई रेन्याओ को पीटना काफी नहीं था, उसने मुझे भी मारा। पहले से 100 गुना ज्यादा बेरहमी से। मेरा चेहरा लगभग बर्बाद हो गया था। मूगे, मेई लियांगशन का चेहरा अचानक बदल गया। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। लेकिन तुम लोग तो विला में थे। क्या ऐसा हो सकता है कि हम उसे मानसिक अस्पताल भेजना चाहते थे, इसलिए? इसके बाद मेई रेने रोते रोते पूरी घटना को उल्टा पुल्टा करके सुनाने लगी। लेकिन पूरी बात सुनने के बाद मेई लियांगशन का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने पहली बार अपनी माँ की ओर सवाल भरी नजरों से देखा। माँ, कल मैंने आपसे क्या कहा था? मूंगे की मानसिक हालत ठीक नहीं है, उसे उकसाए मत। और चाहे कुछ भी हो, वो आपका सगा बेटा है। आप उसे मानसिक अस्पताल भेजने की सोच भी कैसे सकती हैं? सगा बेटा तो क्या हुआ? माँ ने आंसू पोंछते हुए दांत भींचे। उसने लोगों को मारा है। वो पागल है, उसे जिंदगी भर बंद रहना चाहिए। ये शब्द सुनते ही मेई लियांगशन का दिल जोर से कस गया। उसने अपनी माँ के विकृत चेहरे को देखा और पहली बार उसे बेहद अजनबी महसूस किया। पूरी रात उसने एक ही बात सोची थी, आखिर शांत और चुप रहने वाला मूगे अचानक इतना हिंसक क्यों बन गया? जब से मूगे घर लौटा था, मेई रेन्याओ के साथ लगातार घटनाएं होने लगी थी। घड़ी खो जाना, कपड़े फटना, बिना वजह गिर जाना, और हर बार उंगली सीधे मूगे पर उठाई जाती थी। पूरा परिवार मेई रेन्याओ की बातों में आकर पहले ही मूगे को समस्याओं से भरा इंसान मान चुका था। लेकिन जब भी मूगे खुद को समझाने की कोशिश करता, उसे बदले में सिर्फ ठंडी निगाहें और सजा मिलती। यहाँ तक कि हर जन्मदिन पर उसके दिए छोटे छोटे हाथ से बने तोहफे भी परिवार वाले नफरत से कूड़ेदान में फेंक देते थे। वे सस्ते जरूर थे, लेकिन उनमें उसकी पूरी मेहनत और सच्चाई होती थी। हर महीने मिलने वाले सिर्फ 200 युआन बचाकर उसने वो तोहफे बनाए थे। अचानक मेई लियांगशन के दिमाग में बिजली सी कौंधी। सीसीटीवी, हाँ, बेडरूम छोड़कर पूरे विला में कैमरे लगे हैं। उसे ऐसा लगा जैसे डूबते को सहारा मिल गया हो। अगर फुटेज देख ली जाए तो सच्चाई साफ नहीं हो जाएगी। उसने पहले कभी ये जांचने के बारे में सोचा ही क्यों नहीं। उसी समय इमरजेंसी रूम का दरवाजा खुला। मरीज के परिवार वाले कौन हैं? एक डॉक्टर फाइल लेकर बाहर आया। उसका चेहरा गंभीर था। माँ पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़ी। डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? डॉक्टर ने चश्मा ठीक किया। वह इस परिवार को पहचान चुका था। उसने ठंडे स्वर में कहा, मरीज की जान को खतरा नहीं है। माँ ने राहत की सांस ली ही थी कि डॉक्टर के अगले शब्द बिजली बनकर टूटे। लेकिन उसके चेहरे की हड्डियां पूरी तरह चूर चूर हो चुकी हैं। सारे दांत टूट चुके हैं। जान तो बच गई, लेकिन चेहरा पूरी तरह बर्बाद हो गया है। यहाँ तक कि सबसे अच्छी प्लास्टिक सर्जरी भी उसे ठीक नहीं कर पाएगी। अगर आगे लोगों को डराना नहीं चाहता, तो बाहर निकलते वक्त मास्क पहनना बेहतर होगा। धम्म, मेई रे ने डर के मारे अपना चेहरा पकड़कर कांप उठी। उसने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ उस पागल ने उसे सिर्फ कुछ मुंह के मारे थे। अगर उसके चेहरे को भी उसी तरह कुचला जाता जैसे मेई रेन्याओ का, तो उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती।